नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रतिदेश प्रश्न पत्र भाग 8 के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रतिदर्श प्रश्न पत्र अष्टम हिंदी साहित्य, और आज की इस प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है कि हिंदी का पाणिनि किसे, यहाँ पे देखिए खा दिखाई दे रहा है, तो खा को आप कर लीजिएगा किसे कहा जाता है ना। तो प्रश्न संख्या 1 है कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रामचंद्र वर्मा को कहा जाता है, विकल्प बी कामता प्रसाद गुरु कहा जाता है, विकल्प सी भोलानाथ तिवारी को, या फिर विकल्प डी किशोरी दास वाजपेयी को। तो प्रश्न संख्या 1 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी का जो पाणिनि होता है ना, वो बिल्कुल विकल्प भी कामता प्रसाद गुरु है, इसे ध्यान में रखिएगा। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए सर हिंदी का जो पाणिनि होता है ना, वो क्या करता है, कमाता है, कामता है, कमाता है और गुरु है। तो हिंदी का पाणिनि क्या होगा, एक तो गुरु होगा और दूसरा वो कमाता होगा, कमाता होगा, यानी कमाता का मतलब है कामता प्रसाद गुरु इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 2 है कि पाल की समय सीमा मानी जाती है, यानी कि जो पाली भाषा है उसका समय सीमा कब से कब तक माना जाता है। विकल्प ये कह रहे कि 1000 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक, विकल्प बी 500 ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी पूर्व तक, विकल्प सी 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, या फिर विकल्प डी है प्रथम से लेकर के 500 ईस्वी तक। प्रश्न संख्या 2 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 500 ईस्वी से प्रथम ईस्वी इज राइट आंसर, है ना। देखिए कैसे दिमाग में बैठा लेंगे, तो देखिए पा से पाली, पा से 5, है ना। पाली क्या है, पा, 5 से 1, 5 से 1 पाली है। कौन सी पाली, बोले 5 से 1, 5 से 1, यानी कि 500 ईस्वी से लेकर के 1 माने प्रथम ईस्वी पूर्व तक पाली है। प्रथम पाली 500 से 1, 500 से 1, ऐसे कुछ दिमाग बैठाइएगा और इसे हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है, अब किससे हुई है। विकल्प ये कह रहे हैं कि वैदिक संस्कृत से उत्पन्न हुई, विकल्प बी लौकिक संस्कृत से उत्पन्न हुई, विकल्प सी सौरसेनी अपभ्रंश से, या फिर विकल्प डी प्राकृत भाषा से हुई है। तो प्रश्न संख्या 3 का जवाब आपको देना है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, तो इस प्रश्न पर निश्चित रूप से आप स्टार लगा लीजिए। हो सकता है इस प्रश्न का सामना आपसे किसी न किसी परीक्षा में जरूर हो जाए, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सौरसेनी अपभ्रंश इज राइट आंसर। आप कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए जो हिंदी भाषा की उत्पत्ति होती है ना, बोले सर उस शेर से, कौर से होती है, बोले सर हिंदी भाषा की उत्पत्ति तो सौर से होती है। सौर सौर सौर, ध्यान में रखिएगा, सौर से, सौर से का मतलब हो गया सौरसेनी इज राइट आंसर, है ना। तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति होती है शोर से होती है, शोर से, शोर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 4 है कि निम्न में से कौन सी बोली पश्चिमी उपभाषा की नहीं है ना। तो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 4 विकल्प, जिनमें 3 में पश्चिमी उपभाषा है लेकिन 1 विकल्प में नहीं है। तो उस विकल्प को आपको उत्तर के रूप में चयन करना है कि निम्न में कौन सी बोली पश्चिमी उपभाषा की नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि ब्रजभाषा नहीं है, विकल्प बी बांगरू नहीं है, विकल्प सी कन्नौजी नहीं है, या फिर विकल्प डी बघेली नहीं है। तो प्रश्न संख्या 104 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 4 का उत्तर दीजिए। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, बघेली इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात करें तो ब्रजभाषा, बांगरू, कन्नौजी, है ना, तो ये तो पश्चिमी के अंतर्गत आती हैं। लेकिन विकल्प डी की बात करते हैं बघेली, तो बघेली तो पूर्वी उपभाषा की बोली है, ध्यान में रखिएगा। और पूर्वी बोली के अंतर्गत ABC, है ना, बोलियां आती हैं। पूर्वी भाषा के अंतर्गत 3 उपबोलियां हैं, ABC, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो ध्यान में रखिएगा, ये पश्चिमी की नहीं बल्कि पूर्वी उपभाषा की बोली है। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि 3 उपभाषा, विकल्प बी 4, विकल्प सी 5, या फिर विकल्प डी 18। तो प्रश्न संख्या 5 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और बहुत बेहतरीन प्रश्न है, और आप सबका जवाब उतना ही अच्छा आ गया
कि सर हिंदी में कुल विकल्प सी 5 उपभाषाएं हैं, है ना। पांडव कितने थे, तो 5 थे। उपभाषाएं कितनी हैं, 5 है, ध्यान में रखिएगा। और 18 यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो हिंदी की जो अगर देखी जाए तो 5 उपभाषाएं, और 5 उपभाषाओं के अंतर्गत कुल 18 बोलियां हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 5 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 है कि निम्न में से सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है ना। प्रश्न संख्या 6 कि निम्न में से सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। विकल्प ए कह रहे कि शेखर एक जीवनी से है, विकल्प बी बाण भट्ट की आत्मकथा, विकल्प सी पहला गिरमिटिया, या फिर विकल्प डी है राग दरबादी। तो प्रश्न संख्या 6 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बाण भट्ट की आत्मकथा इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल सुचरिता का संबंध किससे है, बोले कथा से है, और कैसी कथा से है, तो बता रहे हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा से है। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब प्रश्न संख्या 6 पे विकल्प बी आया है, तो आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। प्रश्न संख्या 7 प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है कि अनारो उपन्यास किसका है, यानी कि अनारो किसका उपन्यास है। स्टार लगाइए, जवाब दीजिए। विकल्प ए कह रहे हैं कि ममता कालिया का है, विकल्प बी चित्रा मुदगल का, विकल्प सी मंजुल भगत का, या फिर विकल्प डी राजी सेठ का। तो प्रश्न संख्या 7 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मंजुल भगत इज राइट आंसर, है ना। अनारो भगत ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अनारो भगत, है ना, ये अनारो भगत, ठीक है। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 8 है कि निम्न में से उपन्यास और उपन्यासकार असंगत हैं। अब विकल्प ए में देख रहे हैं कि मुन्नी मोबाइल उपन्यास और इसके उपन्यासकार हैं प्रदीप सौरभ। विकल्प बी में ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास और इसके जो उपन्यासकार हैं रणेंद्र हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि चाक उपन्यास के जो उपन्यासकार काशीनाथ सिंह हैं, या फिर विकल्प डी सूखा बरगद और इसके उपन्यासकार मंजूर एहतेशाम हैं। तो कह रहे हैं कि कौन से उपन्यास और उपन्यासकार असंगत हैं, इसका जवाब आपको देना है। स्टार लगाइए। जितने भी उपन्यास आप इस प्रश्न में देख रहे हैं प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत, सारे के सारे उपन्यास बहुत ही ख्यातिलब्ध हैं और महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ से परीक्षा में आपके पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। जो चाक उपन्यास है काशीनाथ सिंह का नहीं है, बल्कि चाक और चॉकलेट से लोग मैत्री करते हैं। तो मैत्री का मतलब हो गया कि मैत्री पुष्पा, ध्यान में रखिएगा। और काशीनाथ सिंह का एक उपन्यास आप देखेंगे रेहन पे रघु, है ना, तो ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 8 का विकल्प सी ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 9 है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किसका है। विकल्प ए कह रहे हैं कि बिंद्रालाल वर्मा का है, विकल्प बी भगवती चरण वर्मा का है, विकल्प सी अमृतलाल नागर का है, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो प्रश्न संख्या 9 का जवाब आपको देना है और सबका जवाब भी तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए अनाम दास के पोथा कितना, बोले सर अनाम दास के पोथा 1-2 नहीं बल्कि 1000 पोथा हैं। और आपने देखा होगा ना कि जब कहीं पे पोथी है, ग्रंथ है, पुस्तक है, कुछ भी है, जब ढेर सारी संख्या हो जाती है तो उसे हम लोग कहते हैं 1000, है ना, तभी तो पोथा होगा। तो ध्यान में रखिएगा अनाम दास के पोथा 1000 है। ये आप दिमाग में रख सकते हैं कि अनाम दास के पोथे में 1000 पन्ने हैं। तो जैसे भी आपके दिमाग में बैठे उस तरह से इसको बनाने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 10 है कि वह पथ बंधु था किस विधा की रचना है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि कहानी है, विकल्प बी नाटक है, विकल्प सी यात्रा मित्र है, या फिर विकल्प डी निबंध है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 10 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है कि यह पथ बंधु है ना, तो किस प्रकार की रचना है। हालांकि इस प्रश्न को अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक विकल्प और बढ़ा लीजिएगा, उपन्यास। क्या बढ़ा लीजिएगा, उपन्यास। तो निश्चित रूप से अब आप समझ गए होंगे और आप सबका जवाब भी आ गया कि नरेश मेहता का उपन्यास है, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 10 का विकल्प है जो निबंध के स्थान पर आप उपन्यास करिए और उपन्यास विकल्प डी को आप सही करिएगा कि वह पथ बंधु था, है ना। अब जब वह पथ बंधु था तो क्या हो गया, बोले सर नाश हो गया। नाश का मतलब हो गया उपन्यास विधा की रचना है और बिल्कुल किसका, तो बिल्कुल आप ध्यान में रख लीजिएगा नरेश मेहता का है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 11 है कि बंबई के मजदूर संगठन पर आधारित उपन्यास कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि आमा है, विकल्प बी सम्रांगण है, विकल्प सी अनित्य है, या फिर विकल्प डी अंतर्वशी है। तो प्रश्न संख्या 11 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है कि बंबई के मजदूर संगठन के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास कौन सा है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, है ना। जो मजदूर संगठन कहाँ पे होते हैं, एक तो गाँव में होते हैं और दूसरे आवा में होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा।
तो गांवा और आवा में, गांवा मजदूर का संगठन और आवा में मिलता है। अब आवा कौन, बोले बम्बई में, तो ये ध्यान में रखिएगा और इसको ऐसे ही दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है कि धूमधर्मी कविताओं का कवि किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे गिरजा कुमार माथुर कहा जाता है, विकल्प बी कुमार विकल्प कहा जाता है, विकल्प सी श्री राम वर्मा को, या फिर विकल्प डी मनोहर श्याम जोशी को। तो प्रश्न संख्या 12 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कुमार विकल्प इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब धूमधर्मी कविता होती है ना, धूम धड़ाका से धूमधर्मी कविता होगी तो उसको देख करके लोग विकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। कभी कभी देखते होंगे ना, जब कोई यात्रा है, कोई आप उत्सव है, अब बहुत धूम धड़ाके के साथ निकलता है, तब भी कुछ लोग विकल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, है ना, किसी की खुशहाली को देख करके। ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 13 है कि संस्था एवं संस्थापक सुमेलित नहीं है। अब विकल्प ये है कि नागरिक पंचायत सभा, इसके संस्थापक की बात करते हैं श्यामनारायण मिश्र हैं, श्याम सुंदर दास हैं और शिव कुमार सिंह हैं। विकल्प बी की बात करें कविता वर्धनी बाबू तोताराम इसके जो संस्थापक हैं। विकल्प सी कवि समाज की बात करते बाबा सुमेर सिंह, और विकल्प डी है वत्सल फाउंडेशन आगे का, है ना। तो इसमें कह रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 13 पर एक सुमेलित नहीं है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। कविता वर्धनी कविता बढ़ती है कहाँ पर सर, बोले भारत में। और बाबू तोता का, तो बाबू तोता तो भाषा वर्धनी, तोता से भाषा बढ़ती है और कविता बढ़ती है भारत में। यानी कि कविता वर्धनी सभा की बात की जाए तो भारतेंदु का है, बाबू तोताराम जी की बात करते हैं तो भाषा संवर्धनी के द्वारा, है ना। तो भाषा संवर्धनी सभा किसकी है, बाबू तोताराम की है। बाकी आप देख रहे हैं नगरी पचाड़ी, तो नगरी पचाड़ी में कौन, नगर पचाड़ी राम श्याम शिव ध्यान में रखिएगा। और कवि समाज बाबा सुमेर हैं, बत्सल फाउंडेशन आगे हैं, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 13 का विकल्प बी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 14 है कि कोहबर की शर्त उपन्यास पर बनी फिल्म कौन सी है। विकल्प ए कह रहे कि तीसरी कसम है, विकल्प बी रजनीगंधा है, विकल्प सी हिना है, या फिर विकल्प डी नदिया के पार है। तो प्रश्न संख्या 14 का जवाब आपको देना है कि कोहबर की शर्त, है ना, जो कि केशव राम की रचना है ना। तो कह रहे इस पर कौन सी पिक्चर बनी है, इसका जवाब आपको देना है। कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र की, है ना। तो कोहबर की शर्त केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है, उस पर कौन सी पिक्चर बनी है, आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, नदिया के पार इज राइट आंसर, है ना। बात करें तीसरी कसम पर, तो तीसरी कसम जो कहानी है फणसुनाथ रेणु की, इस पर जो पिक्चर बनी वो तीसरी कसम ही बनी है। रजनीगंधा की बात करते हैं तो यही सच है, मन्नू भंडारी की कहानी है, उस पर बना हुआ है, ध्यान में रखिएगा। और हिना की बात आती है ना, तो मोहन राकेश जी का एक कहानी है, मोहन राकेश जी की, कि मलबे का मालिक, तो मलबे के मालिक पर हिना बनी है, ये ध्यान में रखिएगा। फिलहाल प्रश्न है कोहबर की शर्त उपन्यास पर कौन सी पिक्चर बनी है, नदिया के पार। और कोहबर की शर्त उपन्यास किसका है, तो बिल्कुल केशव प्रसाद मिश्र का है, ध्यान में आप रखिएगा। प्रश्न संख्या 15 कि बुद्ध प्रकाश समाचार पत्र के संपादक कौन हैं। विकल्प कह रहे कि बाबू तारा मोहन मिश्र हैं, विकल्प बी मुंशी सदा सुखलाल हैं, विकल्प सी श्याम सुंदर सेन हैं, या फिर विकल्प डी नवीन चंद्र राय हैं। तो प्रश्न संख्या 15 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, मुंशी सदा सुखलाल इज राइट आंसर, है ना। देखिए बुद्धि के प्रकाश से क्या होता है सर, बुद्धि के प्रकाश से सदा सुख होता है, ये ध्यान में रखिएगा कि बुद्धि का प्रकाश अगर आपको मिलेगा तो सदा सुख मिलेगा। तो सदा सुख का मतलब हो गया मुंशी सदा सुखलाल इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 16 कि सैलानी की डायरी किसने लिखा है। विकल्प ये कह रहे कि रघुवीर सहाय ने लिखा, विकल्प बी राजेंद्र अवस्थी ने, विकल्प सी अजीत ने, या फिर विकल्प डी उपन्यास अस्क ने। तो प्रश्न संख्या 16 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिए, हो सकता है कि ये डायरी आपके परीक्षा में कहीं न कहीं दिख जाए। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर सैलानी की डायरी, विकल्प बी राजेंद्र अवस्थी, है ना। जब एक अवस्था होती है ना तो व्यक्ति क्या करता है, सैलानी की डायरी लिखता है, तो राजेंद्र अवस्थी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 है कि हिंदी में रिपोर्ट ताज का जनक किसे माना जाता है। विकल्प कह रहे कि रांगे राघव को माना जाता है, विकल्प बी प्रकाश चंद्र गुप्त को माना जाता है, विकल्प सी विवेकी राय को, या फिर विकल्प डी है शिवदान सिंह चौहान को। तो प्रश्न संख्या 17 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए हिंदी में जो रिपोर्ट ताज होता है ना, ताज कब मिलेगा, जब शिव का दान होगा
और लक्ष्मी पूरी होंगी तो लक्ष्मीपुरी यानी कि लक्ष्मीपुरा। शिव का दान होगा तो लक्ष्मी पूरी होंगी। तो शिवदान सिंह चौहान का लक्ष्मीपुरा लिखा गया रिपोर्टाज है, तो ध्यान में रखिएगा कि जब शिव का दान होगा तो लक्ष्मी पूरी होंगी, और लक्ष्मी पूरी होंगी तो रिपोर्टाज आएगा, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 है कि गद्य काव्य एवं रचनाकार का मिलान करें। अब विकल्प ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि उजली आग और इनके सामने है राय कृष्णदास, साहित्य का देवता यानी कि साहित्य देवता राजेंद्र अवस्थी, काल चिंतन माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प डी साधना रामधारी सिंह दिनकर। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 18 का जवाब आपको देना है और सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। अब बिल्कुल आप सबका उत्तर भी धीरे धीरे आ गया कि उजली आग की बात करते हैं तो उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की है, साहित्य का देवता माखन खाते हैं, काल चिंतन राजेंद्र करते हैं और साधना तो राय कृष्णदास की है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो 1 का 4 है ना, 1 का 4 आपको मिला विकल्प बी में। अब बी का 3 आपको मिल गया बिल्कुल, सी का आपको 2 मिल गया और डी का आपको क्या मिल गया, बिल्कुल डी की बात करते हैं, डी का आपको 1 मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की है, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर है। 1 का 4 है ना, साहित्य का देवता माखन खाता है तो 2 का 3, काल चिंतन राजेंद्र अवस्थी तो 2 होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए जो डी है, डी का ये होना चाहिए था, तब आपका विकल्प सही हो पाता है ना। तो थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, इसको सुधार लीजिएगा। यहाँ पर 1 कर लेंगे तो निश्चित रूप से विकल्प भी सही हो जाएगा। और विकल्प से बहुत ज़्यादा अगर आपको लेन देन ना है, बल्कि उजली आग रामधारी सिंह दिनकर की, साहित्य का देवता माखन खाता है, काल चिंतन राजेंद्र करते हैं और साधना राय कृष्णदास की है। तो बिल्कुल 1 का 4 और 2 का 3 और काल चिंतन यानी कि सी का 2 और डी की बात करते हैं तो 1, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 19 है कि पद्म पराग किस विधा की रचना है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि रेखा चित्र है, विकल्प बी उपन्यास है, विकल्प सी संस्मरण है या फिर विकल्प डी यात्रा वृत्त है। तो प्रश्न संख्या 19 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को सी को लॉक किया जाए, संस्मरण इज राइट आंसर है ना। देखिए पद्म का पराग है ना, तो एक संस्मरण है, इधर में रखिएगा। प्रश्न संख्या 20 है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, कथन किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि भारत हरिश्चंद्र का है, विकल्प बी बाबू श्याम सुंदर दास का है, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल का है या फिर विकल्प डी प्रेमचंद का है। तो प्रश्न संख्या 20 का जवाब आपको देना है कि बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर है ना। देखिए क्रोध करते हैं बैर में है ना, और तो वही क्या हो जाता है, आचार या मुरब्बा हो जाता है। तो रामचंद्र शुक्ल ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 21 है कि निम्न में से कौन सा एक महादेवी वर्मा का रेखा चित्र नहीं है। विकल्प कह रहे कथित के चलचित्र, विकल्प बी स्मिथ की रेखाएं, विकल्प सी मेरा परिवार या फिर विकल्प डी श्रृंखला की कड़ियाँ। तो प्रश्न संख्या 21 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, श्रृंखला की कड़ियाँ इज राइट आंसर। तो निश्चित रूप से जो भाई बहन बिल्कुल सुबह से लगे हुए हैं, वीडियो में बने हुए हैं, सक्रिय हैं, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या 22 है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, यह कथन किसका है। विकल्प कह रहे कि डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर विकल्प डी रामविलास शर्मा का। तो प्रश्न संख्या 22 का जवाब आपको देना है आप सबके स्क्रीन पर और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर है ना। अब बस अच्छी हिंदी कौन लिख सकता है, बोले सर महावीर प्रसाद, बस अच्छी हिंदी महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि देव बड़े की बिहारी इस विवाद को जन्म देने वाला सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है। विकल्प कह रहे हैं कि बिहारी सतसई है, विकल्प बी हिंदी नवरत्न है, विकल्प सी है कि देव और बिहारी है या फिर विकल्प डी बिहारी और देव हैं। तो प्रश्न संख्या 23 का जवाब आपको देना है। सोचिए समझिए विचार कीजिए, इसके बाद आप सही जवाब दीजिए। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, हिंदी नवरत्न इज राइट आंसर है ना। हिंदी नवरत्न किसकी रचना है, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखी गई रचना है 1910 ईस्वी में। सबसे पहले देव बड़े की बिहारी बड़े इस विवाद को जन्म देने वाला जो ग्रंथ है ये हिंदी नवरत्न इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24 है कि अपनी अपनी बीमारी निबंध किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि आगे का है, विकल्प बी कुबेरनाथ राय का है,
विकल्प सी हरिशंकर प्रसाई का है या फिर विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर का। तो प्रश्न संख्या 24 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, है ना। हरिशंकर प्रसाई इज राइट आंसर। देखिए अपनी अपनी बीमारी में कौन बोले सर, अपनी अपनी बीमारी में तो हरि और शंकर याद आते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और व्यक्ति हरि और शंकर के पास जाता है तो परसाई परसाई ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 25 है कि निम्न में से कुबेरनाथ राय का निबंध है। विकल्प ये कह रहे हैं कि तुम चंदन हम पानी निबंध है, विकल्प बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, विकल्प सी फिर बैटलवा डाल पर बैठा, या फिर विकल्प डी प्रिया नीलकंठी। तो प्रश्न संख्या 25 का जवाब आपको देना है कि कुबेरनाथ राय का निबंध इनमें से कौन सा है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, प्रिया नीलकंठी इज ए राइट आंसर, है ना। जो कुबेर की जो प्रिया है ना वो नीलकंठी है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और आपने देखा एक निबंध आपको दिखाई दे रहा है, तुम चंदन हम पानी, है ना। तुम चंदन हम पानी, अगर जिसके अंदर विद्या होती है ना वो कहता है भैया तुम चंदन हो हम पानी हो। नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून एक दो बार नहीं 1000 बार बढ़ते हैं। तो नाखून 1000 बार क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और फिर बैतलवा डाल पर बैठा, कोई व्यक्ति डाल पर बैठा, कुर्सी पर बैठे, ऊंचे स्थान पर बैठता है, कैसे बैठेगा, जब उसके पास विवेक होगा। तो विवेकी राय द्वारा लिखा गया निबंध, ध्यान में रखिएगा। फिर हर प्रश्न संख्या 25 में अगर देखा जाए तो कुबेरनाथ का जो निबंध है वो विकल्प डी प्रिया नीलकंठी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 है कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार है, भारतेंद्र के विषय में किसका कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर विकल्प डी है डॉक्टर बच्चन सिंह का। तो प्रश्न संख्या 26 का जवाब आपको देना है। आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर, है ना। देखिए हिंदी कविता में उनका संस्कार और गद्य में उनका जो विचार होता है ना वो बिल्कुल एक स्वरूप है, ध्यान में रखिएगा, एक स्वरूप है कि कविता में उनका संस्कार और गद्य में उनका विचार एक स्वरूप है। और स्वरूप का मतलब हो गया कि डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27 है कि बनारस का बुढ़वा मंगल किसका निबंध है। विकल्प ए कह रहे प्रताप नारायण मिश्र का है, विकल्प बी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन का है, विकल्प सी बालकृष्ण भट्ट का है, या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो प्रश्न संख्या 27 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और उतना ही बेहतरीन आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो बनारस का बुढ़वा मंगल है ना बद्री में बहुत प्रसिद्ध है, बद्री में क्या करता है, बहुत लोग प्रेम करते हैं उससे, बुढ़वा मंगल से। तो बद्री फॉर बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन इज राइट आंसर। संख्या 28 है कि हिंदी के प्रथम निबंधकार एवं प्रस्तोता असंगत हैं। विकल्प ए की बात करें तो भारती हरिश्चंद्र जी को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम निबंधकार माना, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट जी को लक्ष्मी सागर बासड़े ने माना, विकल्प सी है राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को गणपत चंद्र गुप्त ने माना, या फिर विकल्प डी सदल मिश्र को विश्वनाथ मिश्र ने माना है। तो बिल्कुल आपको जवाब देना है प्रश्न संख्या 28 का। सोचिए समझिए, इसके बाद विचार कीजिए, फिर इसका जवाब दीजिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे जो आप सबका जवाब है आना शुरू हो रहा है कि सर प्रश्न संख्या 28 का विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। देखिए विश्वनाथ की बात करते हैं ना, तो विश्वनाथ जी ने हिंदी का प्रथम निबंधकार सदल मिश्र को नहीं माना, बल्कि सदा सुखलाल, है ना। विश्व में क्या हो जाए, सदा सुख हो, सदा सुख हो, ये ध्यान में रखिएगा। तो विश्वनाथ का सदा सुखलाल, विश्वनाथ जी ने सदा सुखलाल को प्रथम निबंधकार माना है, गणपत चंद्र गुप्त जी ने राजा श्री प्रसाद सितारे हिंद को माना, बालकृष्ण भट्ट जी को लक्ष्मी सागर बासड़े ने माना है, और भारती हरिश्चंद्र जी को रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और इन सभी को बिल्कुल आप जो अपनी नोटबुक है उसमें दर्ज कर लीजिए, हो सकता है कहीं से और किसी भी प्रकार से जो प्रश्न को घुमा फिरा के पहुँच ले। प्रश्न संख्या 29 है कि निम्न में से किसके हिंदी साहित्य को कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी गई है। विकल्प कह रहे हैं कि शिव सिंह सेंगर के, विकल्प बी जारी गेरसन के, विकल्प सी मिश्रबंधु के, या फिर विकल्प डी उपयुक्त सभी के। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब विकल्प डी आया, और जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं, है ना। तो देखिए शिव सिंह सेंगर, जारी गेरसन और मिश्रबंधु, इन तीनों, है ना, विद्वानों का जो संग्रह था साहित्य का, उसके कवि वृत्त संग्रह की संज्ञा दी गई है। और इसकी एक क्लू मैंने बताई थी ना कि शिव मिश्र जा, है ना, और वित्त संग्रह कर। तो शिव मिश्र जा वित्त संग्रह कर, ये ध्यान में रखिएगा। शिव सिंह सेंगर, जारी गेरसन और मिश्र बंधु। प्रश्न संख्या 30 है तज़किरा-ए-शोराई नामक हिंदी ग्रंथ किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि महेश शर्मा का है,
विकल्प बी अमीर खुसरो का है, विकल्प सी एडविन गिब्स का है, या फिर विकल्प डी मौलवी करीमुद्दीन का है। तो प्रश्न संख्या 30 का आपको जवाब देना है और आप सबका जवाब भी बहुत बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जो तज़किरा शोराई हिंदी कौन लिखता है, बोले सर मौलवी करीमुद्दीन, है ना। तो मौलवी करीमुद्दीन क्या करते हैं, शोराई हिंदी लिखते हैं। अब शोराई हिंदी का मतलब होगा तज़किरा शोराई हिंदी नामक ग्रंथ है, किसने लिखा, मौलवी करीमुद्दीन ने लिखा। प्रश्न संख्या 31 है कि हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का दूसरा भाग कौन सा है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य की पीठिका है, विकल्प बी हिंदी भाषा का विकास है, विकल्प सी हिंदी भाषा का आदिकाल है, या फिर विकल्प डी भक्तिकाल निर्गुण है। तो प्रश्न संख्या 31 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। हिंदी साहित्य का जो बृहद इतिहास उसका दूसरा भाग है हिंदी भाषा विकास। पहला भाग प्रथम पीठिका है, तीसरा भाग आदिकाल है और चौथा भाग भक्तिकाल निर्गुण है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 31 का जो विकल्प बी है उसको आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 32 है कि डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा का इतिहास ग्रंथ है। विकल्प ये कह रहे हैं कि हिंदी काव्यधारा है, विकल्प बी हिंदी वीर काव्य है, विकल्प सी कविता कौमुदी है, या फिर विकल्प डी हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन है। तो आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। नलिनी बिलोचन, अब बिलोचन से क्या करते हैं, दर्शन करते हैं, लोचन से दर्शन करते हैं ना, तो बस दिमाग में बैठा लीजिएगा डॉक्टर नलिनी बिलोचन शर्मा इज राइट आंसर। हिंदी काव्यधारा राहुल शंकरतायन की, हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह का, हिंदी कौमुदी रामनरेश त्रिपाठी का है। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 33 है कि हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि नीलाभ का है, विकल्प बी सुमन राजे का, विकल्प सी बच्चन सिंह का, या फिर विकल्प डी है लक्ष्मी सागर बासड़े का। तो बिल्कुल हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए हिंदी साहित्य का जब मौखिक इतिहास होगा ना तो उससे लाभ होगा, तो लाभ फॉर नीलाभ ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसमें प्रिंटिंग करने की कोई समस्या नहीं होगी, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो मौखिक रह जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो हिंदी साहित्य का जब मौखिक इतिहास लिखा जाएगा तो लाभ होगा, तो लाभ फॉर नीलाभ इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प असंगत है। विकल्प कह रहे कि चरणकाल गेरसन ने कहा, विकल्प बी वीरकाल विश्वनाथ ने कहा, विकल्प सी सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतायन ने कहा है, या फिर विकल्प डी आदिकाल रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तो निश्चित रूप से आप सब भाई बहनों का जवाब तेजी के साथ आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। आदिकाल को बिल्कुल, है ना, ये ध्यान में रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने जी तो इसको वीरगाथा काल कहा है, ये ध्यान में रखिएगा। तो यही विकल्प क्या है, सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प डी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए, है ना। तो ये जितने भी नामकरण हैं, नामकरण करने वाले विद्वान हैं, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसे अपनी नोटबुक में दर्ज करते रहिए। प्रश्न संख्या 35 है कि जो जिड़ सासय भाषौ सो भई काहै सारू, जो पालय सही भाव करी सो साई पावै सारू, पंक्ति किसकी है। विकल्प कह रहे कि सरहपा की पंक्ति है, विकल्प बी विद्यापति की है, विकल्प सी देवसेन की है, या फिर विकल्प डी हेमचंद सूरी की है। तो प्रश्न संख्या 35 का जवाब आपको देना है। अब जो पालय सांस में हो, है ना, तो जो जिड़ देता है, जो सांस है, ये सब कौन होता है, देव है। तो देव का मतलब होता है देवसेन इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न संख्या 36 है कि योगसार एवं प्रमात्र प्रकाश किसकी कृति है। तो योगसार एवं प्रमात्र प्रकाश की बात करते हैं, किसकी कृति है। विकल्प ये कह रहे हैं कि जिनधर सूर्य की है, विकल्प बी जयंत की है, विकल्प सी जिन धर्म सूर्य की, या फिर विकल्प डी सोम प्रभु सूर्य की। तो प्रश्न संख्या 36 का आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, जोइंद इज राइट आंसर, है ना। योग सार और प्रमात्र प्रकाश अगर देखा जाए तो किसकी रचना है, जोइंद की है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि गोरख बानी का संपादन किसने किया। विकल्प कह रहे हैं कि हरप्रसाद शास्त्री ने किया, विकल्प बी पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया, विकल्प सी प्रबोध चंद वागाची ने किया, या फिर विकल्प डी माता प्रसाद गुप्त ने किया है। तो प्रश्न संख्या 37 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, पीताम्बर दत्त बाणी, है ना, पीताम्बर दत्त बड़थवाल इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए गोरख बाणी क्या है ना, गोरख बाणी और बड़थवाल। तो गोरख बाणी क्या है, बड़थवाल है, बड़थवाल ध्यान में रखिएगा, बड़बानी है, बड़बानी है ना, गोरख की बाणी क्या है, बड़बानी। तो बड़ मतलब बड़थवाल और पीताम्बर दत्त बड़थवाल को ध्यान में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 38 है कि रासो शब्द के अर्थ के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ये कह रहे हैं कि राजस्व शब्द, है ना, रासो का अर्थ राजस्व से गच्छता तासीन लिया,
हरिप्रसाद शास्त्री ने लिया, रास नंदुलारे वाजपेयी ने लिया, और रासक की बात करें तो बिल्कुल रामचंद्र शुक्ल ने लिया है। तो कह रहे कौन असंगत है, सोच समझ कर विचार करिए और इसके बाद उत्तर दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाख किया जाए। रासक रामचंद्र शुक्ल नहीं, बल्कि रामचंद्र शुक्ल की बात करें तो रासों का अर्थ इन्होंने रसायन से लिया है ना। तो रासक तो बिल्कुल नरोत्तम स्वामी का है, ध्यान में रख लीजिएगा। नर से उत्तम कौन है बोले, है ना, नर उत्तम है, रासक से ध्यान में रखिएगा, नरोत्तम, ये ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि इनमें से पृथ्वीराज रासों के विषय में असंगत विकल्प है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर दास मिश्र बंधु, है ना, प्रमाणित मानते हैं पृथ्वीराज रासों को। विकल्प बी है शुक्ल देवी प्रसाद और गौरी शंकर, आप प्रमाणित मानते हैं पृथ्वीराज रासों को। विकल्प सी है मुनिजिन विजय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सुनीत कुमार चटर्जी, इसको अर्ध प्रमाणित मानते हैं। या फिर विकल्प डी उपयुक्त है, सभी सही है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 39 का विकल्प डी अगर देखा जाए तो उपयुक्त सभी सही इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40 है कि विद्यापति की जो रचना है कीर्तलता में संवाद योजना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि भृंगी संवाद है, विकल्प बी सुख सुखी संवाद है, विकल्प सी काग भारद्वाज का संवाद है, या फिर विकल्प डी है मृगी संवाद। तो सोचिए, विचारिए और इसके बाद जवाब दीजिए। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाख किया जाए, भृंगी इज राइट आंसर। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए जो लता होती है ना, लता पे ही भृंग और भृंगी होते हैं। लता माने लता और भृंग माने भौरा और भृंगी माने भौरी। तो भौरा और भौरी कहाँ पर बोले, लता पर, लता पर, लता ध्यान में रखिएगा। और पृथ्वी पर कौन होता है बोले, पृथ्वी पर सुख और सुखी का संवाद होता है, ध्यान में रखिएगा। यानी कि पृथ्वीराज रासो सुख और सुखी संवाद पे लिखा गया है, ठीक है। फिलहाल प्रश्न संख्या 40 का विकल्प ये भृंग और भृंगी संवाद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 41 है कि खड़ी बोली का आदि कवि किसे कहा जाता है। विकल्प कह रहे हैं कि हरिऔध को, विकल्प बी मधुसूदन गुप्त को, विकल्प सी अमीर खुसरू, या विकल्प डी सदल मिश्र को। तो प्रश्न संख्या 41 का जवाब भी आप सबका आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, अमीर खुसरू इज राइट आंसर, है ना। खड़ी बोली कौन बोलता है, जो अमीर होगा। आप देखे होंगे कभी कोई ना जो अमीर व्यक्ति होता है खड़े खड़े बोल देता है, आपको बुरा लगे या भला लगे, अच्छा लगे, है ना, वो तुरंत जो है खड़ी खड़ी बोलते हैं। कौन बोले सर, अमीर, अमीर फर अमीर लोग। प्रश्न संख्या 42 है कि राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि पुष्प को, विकल्प बी सरपा को, विकल्प सी शंभू को, या फिर विकल्प डी सालभद्र सूर्य को। तो प्रश्न संख्या 42 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका जवाब भी आ गया कि राम कुमार वर्मा जी ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्प या पुणे की बात करते हैं तो शिव सिंह सेंगर ने माना, सरपा को राहुल संकृतान ने माना है, और सालभद्र सूर्य को गणपत चंद्र गुप्त ने माना है, ये ध्यान में रखिएगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 42 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 है लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूं कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प सी राम कुमार वर्मा, या फिर विकल्प डी गियरसन का है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 43 का जो जवाब है विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। और जब मैं जोर देकर 1000 बार कहना चाहता हूँ, है ना, कि 12 आना वैसा होता, अब 12 आना 13 आना आज की बात की जाती है तो 1000 होते, उससे 1000 फॉर हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 44 है कि निम्न में से मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ था। विकल्प ये कह रहे हैं कि अलवर में हुआ, विकल्प बी अहमदाबाद में, विकल्प सी इलाहाबाद में, या फिर विकल्प डी काशी में। तो प्रश्न संख्या 44 का जवाब आपको देना है कि मलूक दास का जन्म कहाँ हुआ, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, इलाहाबाद इज राइट आंसर, है ना। देखिए मलूक क्या है भैया, लुक तो इलाहाबाद में है, लोग इलाहाबाद, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 45 है कि कबीरदास की भाषा के विषय में असंगत कथन है। विकल्प ए कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी श्याम सुंदर दास ने कहा, विकल्प बी कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प सी वाणी का डिक्टेटर कबीर की भाषा को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और विकल्प डी है कि संत भाषा गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है। तो बिल्कुल आपको सोच समझ कर जवाब देना होगा कि कबीर की भाषा को संत भाषा किसने कहा। आप सबका जवाब जो आ गया विकल्प डी संत भाषा गणपत चंद्र गुप्त ने नहीं बल्कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, है ना। तो देखे होंगे जो बच्चों की भाषा होती है बिल्कुल संत की भाषा है ना, झूठ नहीं बोलते हैं। अगर पापा मना किए हैं कि भैया कोई आएगा पूछेगा तो बता दीजिए कि पापा घर पे नहीं है, तो बच्चा सीधे कह देता है कि पापा कहे हैं कि बता देना कि पापा घर पे नहीं है। तो बच्चों की भाषा निश्चित रूप से संत की भाषा है, ये ध्यान में रखिएगा। और बच्चों की बात आते ही डॉक्टर बच्चन सिंह, ध्यान में रखिएगा, ये गणपत चंद्र गुप्त नहीं है, ये असंगत है। खिचड़ी सुंदर होती है तो पंचमेल खिचड़ी बन जाएगी, सुंदर होगी, सुंदर पार श्याम सुंदर दास ने कहा।
सदुक्कड़ी जो साधु व्यक्ति होता है राम में लीन है, तो राम का मतलब हो गया रामचंद्र शुक्ल। और भाषा का डिक्टेटर जो होता है ना, वाणी का डिक्टेटर, भाषा का डिक्टेटर, वो क्या करता है भैया, हजार बात सुनाता है। तो हजार बात का मतलब हो गया हजारी प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर। तो प्रश्न संख्या 45 का विकल्प डी सही होगा। प्रश्न संख्या 46 है कि सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है ना। तो सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए श्रीचंद, विकल्प बी जम्बनाथ, विकल्प सी केशव कबीरदास, या फिर विकल्प डी जगदीवन दास। तो प्रश्न संख्या 46 का जवाब आपको देना है। आप सबके स्क्रीन पर प्यारा सा प्रश्न है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, जगदीवन दास इज राइट आंसर, है ना। सत्य क्या है? सत्य नाम यही है कि जब व्यक्ति जग से जाने लगता है, जग से उसका जीवन जाने लगता है, तो सत्य नाम करता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है ना। श्रीचंद ने उदासीनाथ, जम्बनाथ ने बिश्नोई और कबीर ने कबीर पंथ की स्थापना की है। प्रश्न संख्या 47 है कि चंदायन को प्रथम प्रेम मार्गी काव्य किसने कहा है? विकल्प ए कह रहे कि राम कुमार वर्मा ने कहा, विकल्प बी गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर विकल्प डी रामचंद्र शुक्ल ने। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 47 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब बिल्कुल राम कुमार वर्मा आया है, आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो बिल्कुल सुबह से आप लोग जुड़े हुए हैं, सक्रिय हैं। आप सबको एक बार फिर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामना और बहुत बहुत बधाई। बात करें गणपत चंद्र गुप्त की, तो गणपत चंद्र गुप्त ने अगर देखा जाए तो प्रथम प्रेम काव्य किसको माना था? हंसावली को माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात करें तो सत्य है ईश्वर हजार बार, है ना, तो बिल्कुल सत्यवती को माना है। और रामचंद्र शुक्ल की बात करते हैं तो मृगावती को माना है। मृग, वन में एक मृग माने थे ना, ये ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 47 का विकल्प ए राम कुमार वर्मा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 48 गायत्री ने अपनी किस कृति में कयामत का वर्णन किया है? विकल्प कह रहे हैं कि पद्मावत में, विकल्प बी खरावट में, विकल्प सी आखिरी कराम, या फिर विकल्प डी चित्र रेखा में। तो प्रश्न संख्या 48 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और आप सबका उतना ही बेहतरीन जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प सी को लॉक किया जाए, आखिरी कलाम इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो आखिरी कलाम होता है, आखिरी समय होता है ना, तो आखिरी समय में क्या होता है? कयामत का वर्णन होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 49 है कि चंदायन के नायक एवं नायिका कौन है? विकल्प कह रहे कि लोरिक एवं चंदा है, विकल्प बी चंदा एवं लोरिक है, विकल्प सी राजकुमार एवं मृगावती है, विकल्प सी प्रेमा एवं तारा है। तो प्रश्न संख्या 49 का जवाब आपको देना है। सोच विचार कर जवाब आप दीजिएगा। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए। नायक लोरिक और नायिका चंदा है। यहाँ पे देखिए पहले नायिका फिर नायक दे दिया है। जिस क्रम में प्रश्न है नायक तब फिर नायिका है, पहले नायक फिर नायिका को आपको देना होगा, है ना। राजकुमार और मृगावती तो मृगावती में है। प्रेमा और तारा की अगर बात की जाए तो प्रेमा और तारा मधुमालती में है, ध्यान में रखिएगा। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 49 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50 है कि श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? विकल्प ए कह रहे हैं कि माधवाचार्य, विकल्प बी विष्णु स्वामी, विकल्प सी निम्बारकाचार्य, या फिर विकल्प डी है रामानुजाचार्य। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी आया, आप सब बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है ना। श्री कौन है? बोले राम के जो अनुज हैं उनको श्री कहते हैं। स्मार्ट शंकर हैं, माधव ब्रह्म है। विष्णु की बात करते हैं तो बिल्कुल रुद्र शुद्ध विष्णु है, ध्यान में रखिएगा, रुद्र शुद्ध विष्णु है। निम्ब शंका, निम्न की बात करते हैं सनका, जो देखो निम्न सनकादि, तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। अब देखिए मध्वाचार्य का जो ब्रह्म संप्रदाय है, विष्णु स्वामी का रुद्र संप्रदाय है, निम्बकाचार्य का सनकादि संप्रदाय है और रामानुजाचार्य की बात करते हैं तो श्री संप्रदाय है, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 50 की एक बात अगर की जाए तो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 51 है तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? विकल्प ए कह रहे कि स्मिथ ने कहा, विकल्प बी गेरसन ने, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है नाभा दास। तो प्रश्न संख्या 51 का जवाब आपको देना है कि कालिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो बिल्कुल विकल्प डी नाभा दास इज राइट आंसर, है ना। नाभा ने, नाभा कालिकाल का वाल्मीकि जो है नाभा है, नाभा है। कहे भैया कालिकाल का तुम वाल्मीकि कहा? नहीं भा, नाभा, है ना। ये ध्यान में रखिएगा कि जो कालिकाल का वाल्मीकि नाभ है, नहीं हुआ, ठीक है। तो संख्या 52 है कि निम्न में तुलसी की कौन सी कृति ब्रजभाषा में नहीं है? विकल्प कह रहे कि विनय पत्रिका, विकल्प बी कृष्ण गीतावली, विकल्प सी वैराग्य संदीपनी, या फिर विकल्प डी है रामाज्ञा प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 52 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर
और आप सबका बहुत बेहतरीन जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। रामाज्ञा प्रश्न जो है ना, ये ब्रज भाषा में नहीं है बल्कि अवधी भाषा में है। बात करें तुलसीदास की जो ब्रज भाषा में लिखी गई रचनाएं हैं उसकी एक क्लू बना लीजिएगा, है ना। देखिए जितनी भी वली होंगी, वली माने गीतावली, है ना, कृष्ण गीतावली कवितावली है, जितनी भी वली होंगी सब ब्रज भाषा में होंगी। दूसरी, है ना, पत्रिका जो होगी वो भी, और तीसरा है पनी, तो ध्यान में रखिएगा, वली पनी पत्रिका, वली पनी पत्रिका, है ना। तो जिसे वीर पत्रिका है ब्रज भाषा में है, जितनी भी कवितावली गीतावली कृष्ण गीतावली ये सब, है ना, ध्यान में रखिएगा। और पनी, पनी माने संदीपनी, ध्यान में रखिएगा, ब्रज में है। बाकी अगर कोई रचना आ जाती है तो बिल्कुल उसको आप ले जा करके अवधि में कर दीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 52 का विकल्प डी रामाज्ञा प्रश्न इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 53 है कि केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है। विकल्प ए कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा, विकल्प बी डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा, विकल्प सी विजयपाल सिंह ने कहा, या फिर विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो प्रश्न संख्या 53 का जवाब आपको देना है ना। देखिए कोर्ट, केशव को कोर्ट, अब केशव को कोर्ट में क्या मिला, बोले सर विजय मिली, है ना। तो विजयपाल सिंह इज राइट आंसर। केशव को कोर्ट में विजय मिली, तो केशव को विजयपाल सिंह ने क्या है, केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। संख्या 54 है कि सेनापति के गुरु का नाम क्या है। विकल्प ए कह रहे कि चिंतामणि है, विकल्प बी रामानंद, विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, या फिर विकल्प डी है हीरामणि दीक्षित। तो प्रश्न संख्या 54 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि विकल्प डी को लॉक किया जाए, हीरामणि दीक्षित इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब सेना के पति को दीक्षित किया जाएगा तो जो दीक्षित करेगा वही उसके लिए गुरु है, तो बिल्कुल सेनापति के जो गुरु थे हीरामणि दीक्षित इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 55 है कि अष्टाप की स्थापना किसने किया है। विकल्प ए कह रहे कि वल्लभाचार्य ने किया, विकल्प बी विठलनाथ ने, विकल्प सी सूरदास ने, या फिर विकल्प डी कृष्णदास ने। तो प्रश्न संख्या 55 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी दे दिया गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विठलनाथ इज राइट आंसर। अष्टविष्ट, अष्टविष्ट, है ना। यहाँ पे देखिए अष्ट छाप है, यहाँ पे देखिए बिठ बिठ बिठ, ध्यान में रखिएगा, विठल विठलनाथ, ठीक है। प्रश्न संख्या 56 है कि निम्न में से नंददास की किस कृति में सगुण गोपी और निर्गुण उद्धव का संवाद है। विकल्प ए कह रहे कि सुदामा चरित में, विकल्प बी रसमंजरी में, विकल्प सी रुक्मणी मंगल में, या फिर विकल्प डी है भंवर गीत में। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, भंवर गीत इज राइट आंसर, है ना। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी है, भंवर है, भंवर गीत है, तो निश्चित रूप से आप सबका जो जवाब है बहुत बेहतरीन है, और आप सबकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है, दिख रही है, ठीक है। प्रश्न संख्या 57 है कि रसखान का मूल नाम क्या है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सैयद अली है, विकल्प बी सैयद इब्राहिम पठान है, विकल्प सी नल सिंह है, या फिर विकल्प डी चंद बरदाई है। तो प्रश्न संख्या 57 का जवाब आप सबको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, सैयद इब्राहिम पठान इज राइट आंसर, है ना। तो देखिए रसखान का जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम पठान था, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 58 है कि विजयपाल रासो किसकी कृति है। विकल्प ए कह रहे कि दलपत विजय की, विकल्प बी जगनी की, विकल्प सी नल सिंह की, या फिर विकल्प डी चंद बरदाई की। तो प्रश्न संख्या 58 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नल सिंह इज राइट आंसर, है ना। जब कोई व्यक्ति विजय करता है तो नल उखाड़ लेता है, ध्यान में रखिएगा, नल सिंह इज राइट आंसर, है। दलपत विजय का खुमार रासो, जिसके दल के पति विजय करते हैं, कौन विजय करता है, जिसके पति, है ना, सैनिक खूब मारपीट करते हैं, तो खुमार रासो। जगनिक का परमाल रासो है, चंद बरदाई के पृथ्वी राज रासो है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 59 है कि मदनाष्टक किसकी कृति है। विकल्प कह रहे हैं कि सेनापति की कृति है, विकल्प बी रहीमदास की, विकल्प सी भिखारी की, या फिर विकल्प डी मती राम के। तो प्रश्न संख्या 59 का जवाब आपको देना है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रहीमदास इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो मदनाष्टक है ना, मदन का अष्टक क्या करता है, अगर दिख जाए तो उस पर रहम करो, तो रहम फॉर रहीमदास, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 60 है कि ऋतकाल को अंधकार काल किसने कहा है। अब ऋतकाल को अंधकार काल किसने कहा है। विकल्प ए कह रहे हैं कि रमाशंकर शुक्ल रसाल, विकल्प बी मिश्र बंधु ने, विकल्प सी रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर विकल्प डी त्रिलोचन ने। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। जिसके पास त्रिलोचन होंगे ना वही अंधकार कहेगा। तो अंधकार में क्या चाहिए, बोले सर अंधकार में तो त्रिलोचन चाहिए। अब त्रिलोचन मतलब 3 लोचन चाहिए, ध्यान में रखिएगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 60 का त्रिलोचन इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 61 है कि निम्न में से कविदेव की कृति यानी कि रचना नहीं है। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सी रचना जो है कविदेव की नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि जात विलास,
विकल्प बी भाव विलास, विकल्प सी भवानी या फिर विकल्प डी आनंद विलास। तो प्रश्न संख्या 61 का जवाब आपको देना है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है। और आप जानते भी हैं कि देव जी ने ढेर सारा विलास नामक शीर्षक से रचनाएं लिखी हैं, जात विलास, भवानी विलास, कुलस विलास, है ना, रस विलास। तो इसमें आप सबका जवाब आना चाहिए कौन सी रचना नहीं है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, आनंद विलास इज राइट आंसर, है ना। देखिए जात विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुलस विलास, रस विलास तो है, लेकिन आनंद विलास की बात करते हैं तो इनकी रचना नहीं है, बल्कि जसवंत सिंह की है, ध्यान में रखिएगा, है ना। अगर किसी व्यक्ति को जस मिल जाएगा तो वो आनंद विलास करने लगेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 62 है, किस कवि ने होली, फाग और त्योहारों का वर्णन पूरी तल्लीनता के साथ किया है। विकल्प ए कह रहे हैं कि भूषण ने किया, विकल्प बी पद्माकर ने, विकल्प सी जसवंत, या फिर विकल्प डी भिखारी दास ने। तो प्रश्न संख्या 62 का जवाब आपको देना है, और सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, पद्माकर इज राइट आंसर, है ना। कि फाग गुभीर अभीर में घई गोविंद ले गए, है ना, तो ध्यान में रखिएगा, पद्माकर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 63 है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर के अनुसार बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है। इन्हीं कि जगन्नाथ रत्नाकर जी ने बिहारी सतसई में कितने दोहे बताए हैं। विकल्प कह रहे हैं कि 700 बताएं, विकल्प बी 713, विकल्प सी 719, या फिर विकल्प डी है 707। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, 713 इज राइट आंसर, है ना। तो 13 जगन्नाथ, जगन्नाथ क्या है बोले 13 फॉर 713 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 64 है कि प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास ज्ञानानंद ने निर्विरोधाभास के द्वारा किया है, कथन किसका है। विकल्प कह रहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का, विकल्प सी डॉक्टर बच्चन सिंह, या फिर विकल्प डी डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब आपको, प्रश्न संख्या 64 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और उतना ही बेहतरीन जवाब आप सबका आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामचंद्र शुक्ल इज राइट आंसर, है ना। देखिए प्रेम की जो अनिर्वचनीयता है ना बिल्कुल शुक्ल में है, रामचंद्र शुक्ल में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 65 है कि मैं महिमा किसकी कृति है। विकल्प ए प्रताप नारायण मिश्र की है, विकल्प बी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की है, विकल्प सी ठाकुर जगमोहन सिंह की है, या फिर विकल्प डी अंबिका दत्त व्यास की है। तो प्रश्न संख्या 65 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। जो मैंग की महिमा है ना वो बदरी में प्रेम देती है, ध्यान में रखिएगा। तो मैंग की महिमा बदरी में प्रेम देती है, यानी कि मैंग महिमा बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन द्वारा लिखी गई है, ठीक है। प्रश्न संख्या 66 है कि भारत गीत किसकी रचना है। विकल्प कह रहे हैं कि श्रीधर पाठक की, विकल्प बी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, विकल्प सी हरिऔध की, या फिर विकल्प डी मैथिलीशरण गुप्त की। तो प्रश्न संख्या 66 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर भारतीय गीत जो है विकल्प ये श्रीधर पाठक गाते हैं, है ना। तो भारतीय गीत कौन गाता है बोले भारत के पाठक जो है भारतीय गीत गाएंगे, तो पाठक होंगे तो गीत गाएंगे। तो भारत गीत कौन गाएगा, श्रीधर पाठक, ध्यान में रखिएगा। संख्या 67 है कि दूसरे स्वच्छंदावादी कवि के रूप में किसे जाना जाता है। विकल्प कह रहे हैं श्रीधर पाठक को, ये तो पहले हैं, विकल्प बी रामनेत्र त्रिपाठी को, विकल्प सी मैथिलीशरण गुप्त को, या फिर विकल्प डी हरिऔध को। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रामनेत्र त्रिपाठी इज राइट आंसर, है ना। देखिए पहले स्वच्छंदावादी जो कवि है श्रीधर पाठक है, और दूसरे रामनेत्र त्रिपाठी है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे प्रश्न संख्या 68 है, कैप्सूल या सूत्र कविता के प्रवर्तक कौन हैं। विकल्प कह रहे कि राम बच्चन राय हैं, विकल्प बी ओमकार नाथ त्रिपाठी हैं, विकल्प सी लक्ष्मीकांत वर्मा है, या फिर विकल्प डी विशंबर नाथ शर्मा है। तो सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 68 आप सबके स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है, और आप सबका उतना ही बेहतरीन जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, ओमकार नाथ त्रिपाठी इज राइट आंसर, है ना। देखिए जब कैप्सूल है ना तो कैप्सूल को ओमकार 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 कर लीजिए और इसे कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 69 है कि पंचांग दर्शन किसकी कविता है। विकल्प कह रहे हैं कि बैकुंठ मणि की है, विकल्प बी नाभादास, विकल्प सी गोकुलनाथ, या फिर विकल्प डी मथुरा शर्मा की। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी आ रहा है मथुरा शर्मा, निश्चित रूप से आप सबका जवाब बहुत ही बेहतरीन है, और आप सब बहुत ही बधाई के पात्र हैं। तो आप सबकी तैयारी को मेरा सलाम है, ठीक है ना। देखिए जो पंचांग दर्शन है ना वो मथुरा से लाया गया। पंचांग दर्शन कहाँ का बोले सर, मथुरा का, ये ध्यान में रखिएगा। अब बैकुंठ में, बैकुंठ क्या होता है बोले अगहन और वैशाख में कोई जो व्यक्ति मरेगा वो बैकुंठ में जाएगा, यानी कि बैकुंठ मण शुक्र के अगहन और वैशाख महत्तम इनकी दो रचनाएँ हैं। नाभादास की बात करते हैं तो इनकी रचना है अष्टायाम, ध्यान में रखिएगा, है ना, अष्टायाम। गोकुलनाथ की बात करते हैं तो कुल गो कितनी है बोले 284, 84 और 252, 84 और 252, 84 वैष्णु की वार्ता और 252 वैष्णु की वार्ता, ध्यान में रखिएगा।
और मथुरा शर्मा का भी आप देख ही रहे हैं कि पंचांग ले आओ, है ना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 69 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 70 है कि उर्दू का यामिनी किसे कहा जाता है। विकल्प ए कह रहे हैं कि सदा सुखलाल को, विकल्प बी लल्लू लाल को, विकल्प सी इंशाअल्लाह खां को, या फिर विकल्प डी सदल मिश्र को। तो प्रश्न संख्या 70 का जवाब आप सबका आ भी गया कि सर जो उर्दू का यामिनी है विकल्प बी लल्लू है ना, तो लल्लू लाल है। अब देखे होंगे तमाम प्रकार के लोग ऐसे होते हैं जो गांव समाज में लल्लू होते हैं, तो वही कह रहे हैं कि उर्दू का यामिनी कौन है, लल्लू लाल है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 70 को बिल्कुल इसी तरह से क्लू की सहायता से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे है प्रश्न संख्या 71 कि आनंद रघुनंदन नाटक किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि विश्वनाथ सिंह का है, विकल्प बी विद्यापति का, विकल्प सी दिल्हड़ का, या फिर विकल्प डी गिरधर दास का। तो प्रश्न संख्या 71 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, विश्वनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में बैठाएंगे, तो देखिए जो आनंद का रघुनंदन, बोले आनंद का रघुनंदन कौन, बोले सर पूरा विश्व करता है, तो विश्व फार विश्वनाथ, इसे ध्यान में रखिएगा। और ये भी आप देखे होंगे ना कि हर व्यक्ति क्या है, आनंद चाहता है, तो आनंद और रघुनंदन, तो आनंद कौन चाहता है, बोले सब चाहते हैं, सब माने विश्व चाहता है, तो ध्यान में रखिएगा। आनंद कौन चाहता है, बोले सर विश्व चाहता है, तो विश्व फार विश्वनाथ सिंह, इसे ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 71 के विकल्प ए को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 72 है कि विशेष विषम औषधम का नाट्य रूप है, यानी कि विशेष विषम औषधम जो नाटक है, ये नाट्य का कौन सा रूप है। विकल्प ए कह रहे हैं कि नाटिका है, विकल्प बी रासक है, विकल्प सी भाड़ है, या फिर विकल्प डी नाटक है। तो प्रश्न संख्या 72 का जवाब आपको देना है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, भाड़ इज राइट आंसर, है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए अगर कोई विष हो ना, और विष हो तो विष को क्या करो भैया, विषस विषय में औषधम, तो विष का औषध हो तो भी क्या करो, कहते हैं उसको भैया भाड़ में जाए, तो भाड़ में जाए, कहते हैं ना विष मिल जाए तो उसको भाड़ में डाल दो, तो भाड़ में डाल दो, यानी कि भाड़ टाइप का ये नाट्य रूपक है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 73 है कि निम्न में से हिंदी का पहला दुखांत नाटक माना जाता है। विकल्प ये कह रहे कि रणधीर प्रेम मोहिनी को माना जाता है, विकल्प बी कौड़ालय को, विकल्प सी एक घूट, या फिर विकल्प डी मुद्रा रासस को। तो प्रश्न संख्या 73 का जवाब आपको देना है कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक कौन सा है, और आप सब भाई बहनों का जवाब बहुत तेजी के साथ आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, रणधीर प्रेम मोहिनी इज राइट आंसर, है ना। ये क्या है, हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, ध्यान में रखिएगा। और किसका है, तो आप दिमाग में रख लीजिएगा, श्रीनिवास दास जी का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और देखिए जो प्रेम की मोहिनी होती है ना, रणधीर के प्रेम की मोहिनी कौन होती, सबसे पहले दुखी हुई थी, तो सबसे पहले दुखी कौन होता है हिंदी में, तो बोले सर रणधीर की प्रेम मोहिनी, तो रणधीर की प्रेम मोहिनी मतलब रणधीर प्रेम मोहिनी इज ए राइट आंसर, ठीक है। प्रश्न संख्या 74 है कि निम्न में से किस नाटक को मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का महानाटक कहा जाता है। विकल्प कहते हैं कि शुतुरमुर्ग कहा जाता है, विकल्प बी अनुष्ठान को, विकल्प सी द्रौपदी को, या फिर विकल्प डी आठवां सर्ग को। तो प्रश्न संख्या 74 का जवाब आपको देना है, और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अनुष्ठान इज राइट आंसर, है ना। अनुष्ठान को क्या कहा जाता है कि अनुष्ठान जो नाटक है, इस नाटक को मानव की दिग्भ्रांत यात्रा का नाटक कहा जाता है। और आप इससे क्लू कैसे बनाएंगे, देखिए जब किसी चीज़ का अनुष्ठान करना होता है, शादी विवाह यज्ञ आदि कोई भी कार्य होता है, जब उसका हम लोग अनुष्ठान करते हैं ना, तो उसकी यात्रा के लिए हम लोग भ्रमित रहते हैं कि कहाँ से क्या कर दें, किसको किस तरह से मैनेज करें, कितने आदमी की व्यवस्था करनी है, किसको कहाँ बैठाना है, क्या क्या चीज़ें। आज अनुष्ठान में व्यक्ति बिल्कुल दिग्भ्रांत यात्रा करता रहता है, ये ध्यान में रखिएगा। अनुष्ठान होगा तो दिग्भ्रांत की यात्रा करना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 75 है कि लहरों के राजहंस नाटक के पात्र हैं। अब विकल्प कह रहे कि पृथु और शुक्राचार्य पात्र हैं, विकल्प बी मनमोहन और सुरेखा पात्र हैं, विकल्प सी अरविंद विमलेंदु और लतिका जो है लहरों के राजहंस के पात्र हैं, या फिर विकल्प डी नंद आनंद सुंदरी और अलका। तो प्रश्न संख्या 75 का जवाब आपको देना है, और आप सबके जवाब की प्रतीक्षा में प्रश्न संख्या 75 आप सबके स्क्रीन पर। तो आप सब भाई बहन बिल्कुल सुबह से ही आज की इस प्रश्नोत्तरी में लगातार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामना। मित्रों रविवार का दिन है, ढेर सारा काम होता है, फिर भी सारे काम धाम को छोड़कर अगर आप लोग बिल्कुल इस प्रश्नोत्तरी में जुड़े हैं, तो ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप सब जल्द से जल्द अपने उद्देश्य को प्राप्त करें। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। नंद
आनंद, सुंदरी और अलका। किसके? लहरों के राजहंस के जो नाटक है, लहरों के राजहंस नाटक, इस नाटक के प्रमुख पात्र हैं। और लहरों के राजहंस नाटक की बात की जाए तो किसका नाटक है? मोहन राकेश जी का है, 1963 में लिखा गया था। ठीक है ना। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 75 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्न में से नाटक एवं नाटककार असंगत हैं, यानी कि एक नाटक और उसके जो नाटककार हैं असंगत है। विकल्प ए कह रहे हैं कि 3 अपाहिज नाटक के जो नाटककार हैं, रचनाकार हैं, विपिन कुमार हैं। विकल्प बी सिंहासन खाली है, इसके निराला जी हैं। विकल्प सी बुलबुल की सराय मणि मधुकर। और विकल्प डी है मेरे भाई मेरे दोस्त दया प्रकाश सिंह का है। तो कह रहे हैं कि कौन सा एक विकल्प असंगत है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद सही जवाब दीजिए और इस प्रश्न पर बिल्कुल स्टार लगा लीजिए। इस प्रश्न के माध्यम से आपको लगभग 4 जो नाटक और नाटककारों से आपका परिचय होगा, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, वो निराला की कविता है, लेकिन सिंहासन खाली है ये नाटक की बात करते हैं तो निराला जी का नहीं है, बल्कि अगर इसको देखा जाए तो सुशील कुमार सिंह का है। ये ध्यान में आप रखिएगा, है ना। तो प्रश्न संख्या 76 का जो सही जवाब होगा वो विकल्प बी सुशील कुमार यहाँ पे होना चाहिए था और यहाँ पे निराला है, इसलिए अशुद्ध है। ठीक है ना। अब सिंहासन खाली करो, सिंहासन खाली है किसका? बोले सर सुशील कुमार सिंह का। तो सुशील कुमार सिंह इसके लेखक हैं। अब 3 अपाहिज की बात करते हैं। 3 अपाहिज कहाँ पर? बोले सर विपिन में खो गए, है ना। विपिन में खो गए और नंगे पैर विपिन ना जाओ, आपने पढ़ा था नंगे पैर, है ना। तो यही है कि 3 अपाहिज कहाँ पे? बोले सर विपिन में खो गए। तो विपिन में खोने का मतलब विपिन कुमार जी का नाटक है। अब बुलबुल की सराय तो भैया बुलबुल के लिए बड़ी मधुकर होती है ना। हर व्यक्ति की जो सराय होती है ना उसके लिए बहुत मधुकर होती है। तो यहाँ पे बुलबुल की सराय बुलबुल के लिए बहुत मधुकर है और मणि जैसी है ना। अब मेरे भाई मेरे दोस्त क्या करो? दया करो। तो मेरे भाई मेरे दोस्त मुझ पर दया करो, दया फार दया प्रकाश सिंह का नाटक है, ध्यान में रखिएगा और इसे बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 77 सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं कि नाटक है, विकल्प बी कह रहे हैं कि उपन्यास है, विकल्प सी काव्य संग्रह या फिर विकल्प डी, ये देखो 2 बार उपन्यास आ गया है तो एक जगह निबंध कर लीजिए, है ना। तो बिल्कुल आप प्रश्न संख्या 77 का जवाब आप दीजिएगा कि सबसे उदास कविता किस विधा की रचना है। विकल्प कह रहे नाटक, विकल्प उपन्यास, विकल्प सी काव्य संग्रह या फिर विकल्प डी निबंध। तो सोच समझकर जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 77 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, नाटक इज राइट आंसर, है ना। कभी कभी देखते होंगे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं सबसे उदास होने का नाटक करते हैं, जबकि अंदर से बड़े खुश हैं, है ना। कि किसी का रिजल्ट आया हो, किसी के यहाँ कोई समस्या हो गई हो, तो आपके दुख में दुख व्यक्त करने के लिए बड़े उदास दिखाई देते हैं, है ना। तो सबसे उदास होने का नाटक वही दिखाते हैं जो आपके अंदर से सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। तो ये ट्रिक बना लीजिएगा कि सबसे उदास कविता, है ना, बिल्कुल होने का नाटक करते हैं। तो नाटक फार ये नाटक विधा है, इसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। और बात करें किसका है तो स्वदेश दीपक सिंह का है, जिसमें वर्ग संघर्ष का चित्रण किया गया है ना। तो सबसे उदास कविता किसकी है? स्वदेश दीपक की है, एक नाटक विधा है और इसमें वर्णन किसका है? वर्ग संघर्ष का वर्णन है, ठीक है। प्रश्न संख्या 78 बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के राग दरबारी नाटक का रूपांतरण किस शीर्षक से हुआ है? विकल्प कह रहे हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा शीर्षक से हुआ, विकल्प बी रंगनाथ की वापसी शीर्षक से हुआ, या फिर विकल्प डी सुहाग के नूपुर अथवा पागल घोड़ा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 78 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप सबके स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रंगनाथ की वापसी इज राइट आंसर, है ना। देखिए श्रीलाल के दरबार में, है ना, बिल्कुल श्रीलाल के दरबार में क्या बोले रंगनाथ की वापसी होती है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। और दरबार किसी का भी हो तो उसमें वापसी तो होती रहती है, ध्यान में रखिएगा, कभी रंग आएगा कभी रंग जाएगा, ठीक है। तो इसे आप दिमाग में बैठा लीजिए। प्रश्न संख्या 79 है कि हिंदी में फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई पहली कहानी कौन सी है? विकल्प ए कह रहे कि शिखर एक जीवनी, विकल्प बी उसने कहा था, विकल्प सी चंद्रदेव से मेरी बातें, या फिर विकल्प डी इंदुमती। तो प्रश्न संख्या 79 का जवाब आपको देना है, सोच समझकर विचार करके दीजिएगा और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, उसने कहा था, है ना। उसने कहा था जो हिंदी की पहली कहानी है जो कि फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, 1915 में लिखा गया है, ध्यान में रखिएगा। और चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है जिसमें लहना सिंह नामक एक पात्र की जो कहानी है ना पूरी फ्लैशबैक पद्धति पे आधारित है, ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प ये आप देख रहे हैं शेखर एक जीवनी, तो ये तो उपन्यास है, हिंदी में फ्लैशबैक पद्धति पर लिखा गया पहला उपन्यास है, इसे
ध्यान में रखिएगा। और चंद्रदेव से मेरी बातें, 4 बातें ध्यान में रखिएगा, है ना। ये तो एक आलाप शैली में लिखी गई एक कहानी है, ध्यान में रखिएगा, है ना। और इंदुमती हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। अब आगे प्रश्न संख्या 80 कि कहानी एवं कहानी आंदोलन के प्रवर्तक सही नहीं है। तो एक विकल्प में देखेंगे, 4 विकल्प आपको दिखाई देगा, जिनमें एक विकल्प में कहानी और कहानीकार सम्मिलित नहीं है। विकल्प पे कह रहे हैं कि कहानी आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं गंगा प्रसाद बिमल हैं। विकल्प बी सचेतन कहानी के जो प्रवर्तक हैं महिप सिंह हैं। विकल्प सी है सहज कहानी के जो प्रवर्तक राकेश बस्त हैं। या फिर विकल्प डी समांतर कहानी के जो प्रवर्तक कमलेश्वर हैं। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 80 को आप ध्यान से देखिए कि कौन एक सुमेलित नहीं है, उसका जवाब आपको देना है। और आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, सहज कहानी, है ना। तो सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय, ध्यान में रखिएगा, है ना। अमृत बहुत सहज होती है और किसी भी व्यक्ति को मिल जाती है तो सहजता से स्वीकार कर लेता है, हाँ भैया दे दीजिए, है ना। 1-2 किलो नहीं 5-6 कुंटल अगर आपके पास मिले तो दे दीजिए। तो अमृत सहज है, तो सहज फार ध्यान में रखिएगा, सहज कहानी अमृत राय की है। राकेश बस, ये ध्यान में रखिएगा। अब राकेश बस द्वारा क्या होता है ये भी ध्यान में रखिएगा। राकेश बस की जो कहानी थी, है ना, कहते हैं कि सक्रिय हो जाओ बस, सक्रिय हो जाओ बस, तो सक्रिय कहानी की, है ना, प्रवर्तक राकेश बस थे, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ से जो प्रश्न है आपके परीक्षा में बनना है, तो इसलिए इसको बिल्कुल आप स्टार लगाइए और बिल्कुल इसका रट्टा इसी आज की ही क्लास में मार लीजिए। कहानी कहानी तो गंगा की है, गंगा की कहनी और कहानी है, ध्यान में रखिए कितनी है पता नहीं। सचेतन कौन है? बोले महिप से सचेतन रहो, है ना। सहज है अमृत राय, सक्रिय हो जाओ वत्स की, है ना। और समांतर कमलेश्वर, यहाँ इधर देखिए समांतर, इधर देखिए कमलेश्वर, तो इसको आप मिला लीजिएगा। और प्रश्न संख्या 80 का जो विकल्प है, तो विकल्प सी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 81 है कि मुर्दों का गांव कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे कि धर्मवीर भारती की है। विकल्प बी निर्मल वर्मा का है। विकल्प सी फाड़ेश्वर नाथ रेणु। या फिर विकल्प डी रघुवीर सहाय की। तो प्रश्न संख्या 81 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न, आप सबके स्क्रीन पर स्टार लगाइए और इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिए कि मुर्दे का गांव कहानी की किसकी है। और आप सबका जवाब भी दे दिया गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए, धर्मवीर भारती जी की है ना। अब मुर्दों का गांव किसका है? बोले सर धर्मवीर का है ना। तो आप दिमाग बनाइएगा, मुर्दों का गांव किसका? बोले सर धर्मवीर का, मुर्दों का गांव धर्मवीर का, यानी कि मुर्दों का गांव कहानी के लेखक धर्मवीर है, ध्यान में रखिएगा। और जो मुर्दों का गांव होता है ना, उसमें धर्मवीर ही वीर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 82 है कि दरियाई घोड़ा कहानी किसकी है? विकल्प कह रहे हैं कि उदय प्रकाश की है। विकल्प बी रमेश उपाध्याय की। विकल्प सी धर्मवीर भारती। या फिर विकल्प डी धीरेन्द्र अस्थाना की। तो प्रश्न संख्या 82 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प ए को लॉक किया जाए, उदय प्रकाश इज राइट आंसर, है ना। जिसको तो दरियाई घोड़ा होता है ना, तो दरियाई घोड़े का उदय होता है कब? बोले सर प्रकाश में। तो दरियाई घोड़े का उदय कब होता है? बोले प्रकाश में। तो उदय प्रकाश इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 83 है कि सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानीकार मानी जाती हैं। यह कथन किसका है ना। यानी कि सुमित्रा कुमार सिन्हा को हिंदी की प्रथम नारीवादी कहानीकार किसने माना है या किसने कहा है? विकल्प कह रहे कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा। विकल्प बी जयशंकर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। विकल्प सी मुंशी प्रेमचंद ने कहा। या फिर विकल्प डी गोपाल राय ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 83 का जवाब आपको देना है और जवाब आने में थोड़ा सा समय आप सबका लग रहा है, लेकिन सही जवाब आया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, गोपाल राय इज राइट आंसर, है ना। सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में नारीवाद की प्रथम कहानीकार मानी जाती हैं। विकल्प डी गोपाल राय इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 84 है कि लेडी क्लब किसकी कहानी है? विकल्प कह रहे कि मंजुल भगत की। विकल्प बी गुलाब राय की। विकल्प सी यशपाल। या फिर विकल्प डी सुधा अरोड़ा का। तो प्रश्न संख्या 84 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, मंजुल भगत इज राइट आंसर, है ना। देखिए लेडीज का क्लब क्या होता है? लेडीज का क्लब तो बिल्कुल भगतों का कबल है ना। लेडीज क्लब कैसा होता है? बोले भगत का होता है, भक्तों का होता है। और देखिए होंगे जो लेडीज होती है ना, वो एक क्लब बनाती हैं और क्लब में भक्त टाइप के लोग होते हैं, जो भक्तिन होते हैं ना, पूजा पाठ करने के लिए एक समूह बना लेती हैं, एक क्लब बना लेती है। तो ध्यान में रखिएगा लेडीज क्लब भक्त का, भगत पार मंजुल भगत ध्यान में रखिएगा और इसे ध्यान में बैठा लीजिएगा। विकल्प भी आप देख रहे हैं गुलाब राय का। गुलाब राय का तो बिल्कुल ठलुआ क्लब है, जो ठलुआ लोग होते हैं गुलाबे दे सकते हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा। और यशपाल का चक्कर क्लब है ना, जो चक्कर वाले होते हैं, यस यस करते रहते हैं आगे पीछे, उन्हें आप कहते हैं यस मैन। तो चक्कर क्लब यशपाल का, इसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 84 का जो विकल्प ये विकल्प है, मंजुल भगत इज राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 85 है कि सिक्का बदल गया किस विधा की रचना है। विकल्प ए कह रहे हैं कि उपन्यास है, विकल्प बी कहानी है, विकल्प सी नाटक या फिर विकल्प डी निबंध। तो प्रश्न संख्या 85 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। सिक्का बदल गया ना, तो सिक्का बदलने की एक कहानी है। कैसे बदल गया, एक कहानी है, तो कहानी है, ध्यान में रखिएगा। सिक्का बदल गया एक कहानी है और किसकी कहानी है, किसरा सोबती जी की है, ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 85 के विकल्प बी को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 86 है कि निम्न में से किस कहानी के पात्र असंगत हैं। विकल्प ये कह रहे हैं कि पुरस्कार और पुरस्कार कहानी के जो पात्र हैं अरुण और मधुलिका। विकल्प बी तीसरी कहानी के जो पात्र हीरामन और हीराबाई। विकल्प सी परिंदा कहानी और परिंदे के पात्र हैं लतिका, गिरीश और विशोड। विकल्प डी है पूस की रात, प्रमुख पात्र घीसू, माधव और बुधिया है। तो कह रहे कौन से कहानी और उसके पात्र असंगत हैं, उसका जवाब आपको देना है। और प्रश्न संख्या 86 आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। पूस की रात की बात करते हैं तो घीसू, माधव और बुधिया नहीं है, बल्कि घीसू, माधव, बुधिया तो कफन कहानी के पात्र हैं। और जब बुधिया मर जाती है तो घीसू और माधव जो बुधिया के कफन के पैसे के शराब पीते हैं और पूड़ी खाते हैं, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहाँ से बना है ना। पूस की रात की बात करते हैं तो बिल्कुल पूस की रात के जो प्रमुख पात्र हैं, है ना, हल्कू है, मुन्नी है और एक झबरा कुतिया है, यानी एक झबरा कुत्ता है, ध्यान में रखिएगा। तो पूस की रात में हल्कू, मुन्नी और झबरा, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 है कि हिंदी का स्टील किससे कहा जाता है। विकल्प ए भारत हरिश्चंद्र को कहा जाता है, विकल्प बी बालकृष्ण भट्ट को, विकल्प सी प्रताप नारायण मिश्र को या फिर विकल्प डी महावीर प्रसाद द्विवेदी को। तो आप सबका जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। हिंदी का जो स्टील होता है वो बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। और स्टील देखे होंगे ना, जब स्टील को ठोकेंगे ना तो भट्ट भट्ट की आवाज़ आती है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। तो भट्ट भट्ट फार, ये ध्यान में रखिएगा, ऐसे आवाज़ आएगी। तो हिंदी का स्टील जो होता है भट्ट भट्ट की आवाज़ करता है। तो भट्ट भट्ट फार बालकृष्ण भट्ट इज राइट आंसर, ये क्लू बना लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए प्रताप नारायण मिश्र की बात करते हैं तो प्रताप नारायण, ना से नारायण है, ना से एडिशन, एडिशन ना 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 नारायण एडिशन, है ना। तो हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 88 है कि बातों का संग्रह निबंध किसका है। विकल्प कह रहे हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल का है, विकल्प सी श्याम सुंदर दास का है या फिर विकल्प डी प्रताप नारायण मिश्र का। तो प्रश्न संख्या 88 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया, किसी विकल्प ए को लॉक किया जाए। महावीर प्रसाद द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। तो निश्चित रूप से जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प ए आया था तो आप सबका जवाब बेहतरीन है और आप सबकी तैयारी बहुत उत्कृष्ट है ना। तो बिल्कुल बातों का संग्रह, अगर बातों का संग्रह हो जाएगा तो महावीर हो जाएगा वो व्यक्ति जो बातों का संग्रह कर सकता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 89 है कि निम्न में अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध नहीं है। तो सोच समझ कर जवाब आपको देना होगा प्रश्न संख्या 89 का कि निम्न में अध्यापक पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि आचरण की सभ्यता, विकल्प बी मजदूरी और प्रेम, विकल्प सी सच्ची वीरता या फिर विकल्प डी साहित्य और समाज। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 89 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। साहित्य और समाज जो निबंध है ये बिल्कुल श्याम सुंदर दास जी का है, ध्यान में रखिएगा, है ना। जब व्यक्ति सुंदर होता है ना तो उसके लिए साहित्य और समाज भी सुंदर होता है। तो सुंदर फार श्याम सुंदर दास इज राइट आंसर, ध्यान में रखिएगा, है ना। इसके हैं। बात करें जो सरदार होता है ना, अध्यापक होता है, उसे आचरण की सभ्यता पसंद होती है, मजदूरी से प्रेम करता है, सच्ची वीरता करता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 90 है कि बुढ़ापा निबंध किसका है। विकल्प ये कह रहे हैं कि बालकृष्ण भट्ट का है, विकल्प बी प्रताप नारायण मिश्र का है, विकल्प सी पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है या फिर विकल्प डी संपूर्णानंद का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 90 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न है और इस प्रश्न पर बिल्कुल आप स्टार लगा लीजिए और इसके अपनी नोटबुक में दर्ज भी कर लीजिए। और आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर बुढ़ापा निबंध जो है ना, विकल्प सी पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी का है, ध्यान में रखिएगा। और आपको बिल्कुल एक जो क्लू भी पता है ना कि जब व्यक्ति क्या हो जाता है, बुढ़ापे में पहुंच जाता है ना, तो बिल्कुल बुढ़ापा में व्यक्ति क्या हो जाता है, उग्र हो जाता है। तो उग्र का मतलब हो गया कि पांडे बच्चन शर्मा उग्र जी राइट आंसर। तो जो बुढ़ापा निबंध है ना वो विकल्प सी पांडे बच्चन शर्मा उग्र का है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 91 है कि चितवन की छाह किसकी कृति है। विकल्प कह रहे कि विद्यानिवास मिश्र का है, विकल्प बी कुबेरनाथ राय का है, विकल्प सी विवेकी राय का है या फिर विकल्प डी रामधारी सिंह दिनकर का। तो प्रश्न संख्या 91 का जवाब आपको देना है और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर चितवन की छाह विकल्प ये विद्यानिवास मिश्र जी का निबंध है ना। अब कैसे दिमाग में बैठाएंगे, देखिए चितवन को छाह कहाँ मिलती, बोले सर विद्या के निवास पे, है ना। जिसके अंदर विद्या का निवास होगा, विद्या होगी,
उसके चितवन में हमेशा छाँव रहेगी। तो चितवन की छाँव विद्या निवास, है ना। चितवन की छाँव कहाँ मिलेगी? बोले सर विद्या निवास पर मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 91 के विकल्प ए को हमेशा के लिए आप कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 92 है कि सब रंग और कुछ राग निबंध किसका है? विकल्प ए कह रहे कि आगे का है, विकल्प बी डॉक्टर नागेंद्र का है, विकल्प सी प्रभाकर माचुए या फिर विकल्प डी हरिशंकर प्रसाई की। तो प्रश्न संख्या 92 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, आगे इज राइट आंसर, है ना। देखिए सब रंग और राग, सबके रंग और सबके राग आगे होते हैं, है ना। उसे जानना इतना आसान नहीं होता, ऐसे क्लू बना लीजिएगा। प्रश्न संख्या 93 है कि इत्यादि में कौन सी संधि है ना। विकल्प ये कह रहे हैं कि यड़ संधि, विकल्प बी वृद्धि संधि, विकल्प सी गुण संधि या फिर विकल्प डी दीर्घ संधि है। तो प्रश्न संख्या 93 का जवाब आपको देना है। और सबका जवाब भी आ गया कि सर इत धन आदि बराबर हो जाता है इत्यादि। तो विकल्प ए गुण स्वर संधि इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल गुण संधि है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 93 के विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 94 है कि 24 में कौन सा समास है? विकल्प ए कह रहे हैं कि द्वंद्व समास है, विकल्प बी द्विगु समास है, विकल्प सी कर्मधारय समास या फिर विकल्प डी तत्पुरुष समास। तो प्रश्न संख्या 94 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए, द्वंद्व समास इज राइट आंसर, है ना। कुछ भाई बहन जो है थोड़ा सा भटकेंगे कि 24 देखेंगे और संख्या और तुरंत तो पहुँच जाएंगे द्विगु के पास, है ना। तो देखिए जो संख्यावाची द्विगु तो होता है, लेकिन पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद कोई संज्ञा सर्वनाम आदि होना चाहिए, संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देख रहे हैं दोनों संख्या है ना। 20 और 4, 20 और 4 इसलिए 24 होता है। तो इसमें द्वंद्व समास है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 94 का विकल्प ये द्वंद्व समास इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 95 है कि रेल यात्रा का समास विग्रह रूप होगा। विकल्प कह रहे हैं कि रेल की यात्रा, विकल्प बी रेल और यात्रा, विकल्प सी रेल के द्वारा यात्रा या फिर विकल्प डी है रेल में यात्रा। तो प्रश्न संख्या 95 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, रेल के द्वारा यात्रा इज राइट आंसर, है ना। तो बिल्कुल आप सबका जवाब सही है। संख्या 96 है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है। विकल्प कह रहे हैं कि अनुसंगिक, तो बिल्कुल अशुद्ध है। अनुसंगिक की बात करते हैं तो अनुसांगिक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। विकल्प बी अनुग्रहित, तो बिल्कुल अनुग्रहित भी अशुद्ध है, आप सही जवाब दे रहे हैं। विकल्प सी कह रहे हैं कि अनाथनी या फिर विकल्प डी अनुच्छेद, है ना। तो प्रश्न संख्या 96 का जवाब आपको देना है कि कौन सी वर्तनी शुद्धि है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अनुच्छेद इज राइट आंसर। बात करें अनुसंगिक की, तो अनुसांगिक होता है, अनुसांगिक, ध्यान में रखिएगा। अनुग्रहित नहीं होता है, बल्कि अनुग्रह अगर होता तो होता। और जब अनुग्रह, देखिए अनुग्रह को लिखेंगे तो अनुग्रह इस रूप में लिखें, अनुग्रह, है ना। लेकिन जब अनुग्रहित लिखेंगे तो इसमें री लग जाएगा, अनुगृहित, ध्यान में रखिएगा। अनाथ ही नहीं होता बल्कि अनाथा होता है। क्या होता है? अनाथा, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो प्रश्न संख्या 96 का विकल्प डी अनुच्छेद इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97 है कि निम्न में स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। यानी कि 4 विकल्प आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, जिनमें से 3 जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन एक विकल्प स्त्रीलिंग नहीं है। विकल्प कह रहे हैं कि चील, विकल्प बी नदी, विकल्प सी हानि या फिर विकल्प डी पानी। तो कह रहे कौन इनमें स्त्रीलिंग नहीं है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। पानी जो है स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो पानी हो गया, हाथी हो गया, दही हो गया, घी हो गया, है ना। तो बिल्कुल ये देखने में तो आपको इकारांत लगते हैं, बट ये सब शब्द जो हैं बिल्कुल पुल्लिंग होते हैं, ध्यान में रखिएगा। और चील, नदी, हानि ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो प्रश्न संख्या 97 का विकल्प डी इज राइट आंसर। आगे है प्रश्न संख्या 98 कि निम्न में एक वचन शब्द नहीं है। अब कह रहे हैं कौन सा शब्द जो है एक वचन नहीं है। विकल्प ये कह रहे हैं कि माल, विकल्प बी सामान, विकल्प सी सामग्री या फिर विकल्प डी दर्शन। तो आप सबका जवाब फौरन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो दर्शन होता है ना, ये पुल्लिंग नहीं बल्कि बहुवचन शब्द होता है। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, हस्ताक्षर, होश और होठ, ठीक है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 98 का विकल्प डी इज राइट आंसर। माल, सामान, सामग्री, जनता, ये बिल्कुल एक वचन रूप में होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 99 है कि निम्न में अपादान कारक है। विकल्प ये कह रहे हैं कि यह सूचना अखबार से मिली, इसमें अपादान कारक है। विकल्प बी राम ने सोहन से कहा, इसमें अपादान कारक है। विकल्प सी है कि बंदर छत पर बैठा है, इसमें अपादान कारक है। या फिर विकल्प डी बंदर छत से कूदा। तो प्रश्न संख्या 99 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर,
और अब सबका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। बंदर छत से कूदा इज राइट आंसर, है ना। अब इसमें अपादान क्यों है? क्योंकि देखिए अपादान का मतलब होता अपाय में, अपाय माने एक वस्तु जो अपाय से अलग हो, दूसरे स्थान पर दूर हो, भिन्न हो, अलग हो, तो उसमें अपादान कारक होता है, ध्यान में रखिएगा। जो अलग हो रहा है, जिससे अलग हो रहा है उसमें, तो यहाँ पे छत से कूदा, तो छत में अपादान कारक है, ये ध्यान में रखिएगा। छत से अलग हो रहा है, छत से भिन्न हो रहा है, तो इसलिए प्रश्न संख्या 99 का विकल्प है डी इज राइट आंसर, इसमें अपादान कारक है। प्रश्न संख्या 100 है कि कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विकल्प ये करें कि पावक, विकल्प बी वैश्वानर, विकल्प सी कृषाणु या फिर विकल्प डी अनिल। तो प्रश्न संख्या 100 का जवाब आपको देना है। सोचिए, समझिए, विचार कीजिए, इसके बाद का जवाब दीजिए कि निम्न में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। जो अनिल है ना, अनिल ये वायु का पर्यायवाची है। अनल होता तो आग का होता, ध्यान में रखिएगा, अनल होना चाहिए था। तो प्रश्न संख्या 100 का विकल्प डी इज राइट आंसर। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प डी आया, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। और सुबह से लगातार वीडियो में बिल्कुल आप सब सक्रिय बने हुए हैं, तो इसके लिए एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। आगे प्रश्न संख्या 101 है कि किस युग में विलोम शब्द है? विकल्प ये कह रहे हैं कि आकुल और व्याकुल, विकल्प बी कटु और तिक्त, विकल्प सी हताश और निराश, या फिर विकल्प डी सूरत और विरति। तो कह रहे हैं कि किस युग में विलोम शब्द हैं? एक शब्द दूसरे का विलोम है, विपरीतार्थी है, इसका जवाब आपको देना है। और आप सबका जवाब तो आया, लेकिन थोड़ा सा देरी करके आया, लेकिन दुरुस्त आया, देर आया दुरुस्त आया। सूरति, और सूरत का जो विलोम शब्द होता है विरति, ये ध्यान में रखिएगा। बात करें आकुल, आकुल माने परेशान होता है, व्याकुल माने भी परेशान होता है, कटु माने तीखा होता है, तिक्त माने तीखा होता है, हताश माने व्यक्ति निराश होता है, निराश माने भी निराश होता है, तो ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 101 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 102 है कि जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके के लिए एक शब्द है। विकल्प ये कह रहे कि निराकार, विकल्प बी निर्गुण, विकल्प सी निदृश्य, विकल्प सी है अगोचर। तो इसे निदृश्य नहीं बल्कि निदृश्य बना लीजिए, निदृश्य, है ना। अब जवाब इसका दीजिएगा प्रश्न संख्या 102 का कि जिसे ना देख सके, ना सुन सके और ना छू सके के लिए एक शब्द क्या होगा। और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, अगोचर इज राइट आंसर, है ना। जिसे देख ना सके, छू ना सके, है ना, और बिल्कुल उसमें के लिए क्या होता है, विकल्प डी अगोचर होता है। जिसे देख ना सके, सुन ना सके और, है ना, छू ना सके, तो विकल्प डी अगोचर इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 है कि चपल और चपला युग्म शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? चपल और चपला युग्म शब्द का अर्थ क्या होगा? विकल्प ये कह रहे कि बिजली और चंचल होगा, विकल्प बी चंचल और बिजली होगा, विकल्प सी बिजली और लक्ष्मी होगा, या फिर विकल्प डी लक्ष्मी और अधीर होगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 103 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आप सबका जवाब भी बहुत बेहतरीन तरीके से आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, चंचल। देखिए चपल माने चंचल होता है और चपला माने बिजली होता है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 103 के विकल्प डी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 104 है कि अशुद्ध वाक्य का चयन करें। विकल्प यह है कि दंगे में गोलियों की बौछार हुई, हो गई, दंगे में गोलियों की बौछार हुई। विकल्प बी हमारे प्रांत के मनुष्य मेहनती हैं। विकल्प सी वह शुक्रवार को लौटेगा, या फिर विकल्प डी ये सच्चे इंसान हैं। तो कह रहे हैं कि इनमें एक जो वाक्य है अशुद्ध है, तो जो अशुद्ध वाक्य है उसका आपको चयन करना है। और आप सबने बिल्कुल सही जवाब का चयन किया है कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। हमारे प्रांत के मनुष्य नहीं बल्कि हमारे प्रांत के लोग मेहनती होते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 104 का विकल्प जो बी है इसको हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। बाकी दंगे में गोलियों की बौछार हुई शुद्ध वाक्य है, वो शुक्रवार को लौटेगा भी शुद्ध है, और ये सच्चे इंसान ये भी शुद्ध है। प्रश्न संख्या 105 है कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? विकल्प ये कह रहे हैं कि बहुत प्यासा होना, विकल्प बी बहुत अनुभवी होना, विकल्प सी बहुत मेहनती होना, या फिर विकल्प डी बहुत चालाक होना। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 105 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर प्रश्न संख्या 105 के विकल्प बी को लॉक किया जाए, बहुत अनुभवी होना इज राइट आंसर, है ना। जो घाट घाट का पानी पी लेता है वो बहुत अनुभवी हो जाता है, इसे ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। प्रश्न संख्या 106 है कि निम्न में से एक भाषा की विशेषता नहीं है। विकल्प यह है कि भाषा परिवर्तनशील है, विकल्प बी भाषा अज संपत्ति है, विकल्प सी है कि भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जा सकती,
या फिर विकल्प डी भाषा परंपरागत वस्तु है। तो कह रहे कौन एक विशेषता नहीं है, आप सबको जवाब देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। भाषा अनुकरण से नहीं सीखी जाती है, ये गलत है, बल्कि भाषा अनुकरण से सीखी जाती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 106 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 है कि देवनागरी लिपि की एक विशेषता सही नहीं है, यानी कि देवनागरी लिपि की एक विशेषता नहीं है। विकल्प ए कह रहे कि देवनागरी लिपि एक अक्षरिक लिपि नहीं है। विकल्प बी देवनागरी लिपि में एक वर्ण के लिए एक उच्चारण स्थान होता है। विकल्प सी देवनागरी लिपि में प्रत्येक वर्ण का उच्चारण होता है, यानी कि प्रत्येक वर्ण उच्चरित होता है। और विकल्प डी है देवनागरी लिपि वर्णक्रम वैज्ञानिक है। तो देवनागरी लिपि की जो वर्णक्रम है वो वैज्ञानिक है। अब इसका जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 107 आप सबकी स्क्रीन पर है, कौन सी एक विशेषता नहीं है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। तो देवनागरी लिपि अक्षरिक लिपि है और इसमें दिया कि अक्षरिक लिपि नहीं है ना। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 107 का विकल्प ए इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 108 है कि कालिदास कृत रघुवंशम है। अब रघुवंशम क्या है? विकल्प ए कह रहे हैं कि यह एक खंड काव्य है। विकल्प बी एक मुक्तक काव्य है। विकल्प सी एक गीत काव्य है, या फिर विकल्प डी एक महाकाव्य है। तो प्रश्न संख्या 108 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और इसका जवाब उतना ही बेहतरीन आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, है ना। कालिदास कृत जो रघुवंशम है ना, रघुवंश एक महाकाव्य है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें कुल 19 सर्ग हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 108 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 109 है कि निम्न में हर्ष की रचना कौन सी है? विकल्प ए कह रहे हैं कि हित हरिवंश, विकल्प बी नैषधि चरितम, विकल्प सी राजतरंगिणी, या फिर विकल्प डी मेघदूत। तो प्रश्न संख्या 109 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर हर्ष की जो रचना है ना, विकल्प बी नैषधि चरितम इज राइट आंसर, ठीक है ना। और इसी नैषधि चरितम को विद्वानों ने औषधि कहा है, ठीक है। प्रश्न संख्या 110 है कि शिशुपाल बधम किसकी रचना है? विकल्प ए कह रहे हैं कि हर्ष की, विकल्प बी माघ की, विकल्प सी दंडी की, या फिर विकल्प डी भास की। तो प्रश्न संख्या 110 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, माघ इज राइट आंसर, है ना। देखिए शिशुपाल का वध कब होता है? बोले सर माघ में होता है, या शिशुपाल का जन्म कब होता है? तो माघ में होता है, यानी कि माघ, है ना। शिशुपाल बधम माघ की रचना है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 111 है कि हर्ष की माता का नाम है। अब हर्ष की माता का नाम क्या है? विकल्प ए कह रहे सुशीला, विकल्प बी गौरी, विकल्प सी मामल देवी, या फिर विकल्प डी ब्रह्मी। तो प्रश्न संख्या 111 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है और इस प्रश्न पर स्टार लगाइए, और इस प्रश्न के माध्यम से आप निश्चित रूप से 4 जो संस्कृत के विद्वान हैं, कवि हैं, उनकी माता के नाम से आपका परिचय होगा। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं कि सुशीला, विकल्प बी गौरी, विकल्प सी मामल देवी, या फिर विकल्प डी ब्रह्मी। हर्ष की माता का नाम, आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, मामल्य देवी इज राइट आंसर, है ना। देखिए हर्ष जब होता है ना तो मामल्य भूल जाता है, मामल्य भूल जाता है, ध्यान में रखिएगा। और विकल्प की बात करें सुशीला, तो सुशीला तो भारवी की माता का नाम है, गौरी दंडी की माता का नाम है, मामल्य देवी हर्ष की माता का नाम, और ब्रह्मी माघ ध्यान में रखिएगा, माघ की माता का नाम है। फिलहाल प्रश्न संख्या 111 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 112 है कि किस कवि की वाणी नारिकेल के समान है? विकल्प ए कह रहे हैं कि कालिदास की वाणी, विकल्प बी भारवी की, विकल्प सी दंडी, या फिर विकल्प डी माघ की। तो प्रश्न संख्या 112 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर नारिकेल के समान जो वाणी है ना, विकल्प बी भारवी की है, ध्यान में रखिएगा। तो जिन भाई बहनों का जवाब विकल्प बी आया, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं और आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन है ना। तो नारी और भारवी, नारी भारवी ध्यान में रखिएगा, नारिकेल भारवी होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 113 है कि राम शब्द का षष्ठी एकवचन रूप होगा। विकल्प कह रहे हैं कि रामो होगा, विकल्प बी रामस, विकल्प सी रामे, या फिर विकल्प डी रामेशु। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 113 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर षष्ठी एकवचन जो रूप होगा रामेश, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 113 का विकल्प बी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 114 है कि सर्वस्व शब्द रूप है। विकल्प कह रहे कि चतुर्थी का है, विकल्प बी पंचमी का, विकल्प सी षष्ठी का, या फिर विकल्प डी सप्तमी का। तो प्रश्न संख्या 114 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, षष्ठी का इज राइट आंसर, है ना। जो सर्वस्व रूप है वो बिल्कुल षष्ठी रूप है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 115 है कि रससूत्र की अनुमतवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। अब रससूत्र की जितने भी व्याख्याकार हैं, है ना, उनको तो बिल्कुल आप कंठस्थ कर ही लीजिए कि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर बनेगा। तो कह रहे रससूत्र की अनुमतवादी व्याख्या किसने की है, किस आचार्य ने की है?
विकल्प ए कह रहे हैं कि भट्ट नायक ने किया, विकल्प बी भट्ट शंकुक ने किया, विकल्प सी भट्ट लोल्लट ने, या फिर विकल्प डी है ना अभिनव गुप्त ने। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 115 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। शंकुक, शंका होगी तो अनुमान होगा, और जब अनुमति होती है अनुमान होगा तो शंका होगा। शंकु अनु, शंकु अनु, शंकु अनु, शंकु अनु, ऐसे बैठा लीजिएगा, है ना। विकल्प ए की बात करते हैं तो भट्ट नायक, जो नायक होता है ना वो भोग करता है, तो भोग फार भुक्तिवाद ध्यान में रखिएगा। लुल्लट जब उत्पत्ति होती है लुल्लु करते हैं, लुल्लु करते हैं तो उत्पत्ति के समय लुल्लु। और अभिनव गुप्त का व्यक्तिवाद ध्यान में रखिएगा, है ना। यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में किसी न किसी रूप में जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए फिलहाल प्रश्न संख्या 115 का विकल्प बी भट्ट शंकु की राइट आंसर। प्रश्न संख्या 116 है कि निम्न में एक विकल्प सुमेलित नहीं है। अब जो विकल्प सुमेलित नहीं है उसका आपको चयन करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि रसगंगाधर रचना है जगन्नाथ की, विकल्प बी साहित्य दर्पण दंडी की रचना है, विकल्प सी का प्रकाश मम्मट का है, या फिर विकल्प डी वक्रोक्ति कुंतक का है। तो कह रहे इनमें कौन सा एक सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 116 का जवाब आपको देना है। बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आना शुरू हो गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, है ना। साहित्य दर्पण दंडी का नहीं है बल्कि विश्वनाथ जी का है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो विश्वनाथ का साहित्य का दर्पण है, और दंडी का दस कुमार चरितम है, ध्यान में रखिएगा। दंडी दस कुमार चरितम, साहित्य का दर्पण, साहित्य के दर्पण में पूरा विश्व देखता है, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो दर्पण पूरा विश्व देखता है, ध्यान में रखिएगा। रसगंगाधर जगन्नाथ में रसगंगाधर, है ना। का प्रकाश मम्मट का है, और वक्रोक्तिगतम कुंतक का है। आप किसी के ऊपर एक कुंतल वजन रख दोगे तो भैया वो वक्र हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 117 है कि एक लक्षण एवं आचार अशुद्ध हैं, उसी का चयन आपको करना है। विकल्प ये कह रहे हैं कि शब्दार्थों सहितो काव्यम भामा का बिल्कुल लक्षण है, विकल्प बी है तद्दोषो शब्दार्थों सहितम मम्मट का है, विकल्प सी है वाक्य सतम काव्यम विश्वनाथ का है, और विकल्प डी है रमणीयार्थ पदपादक है जगन्नाथ का है। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 117 का जवाब आपको देना था, और बहुत बेहतरीन प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है। और यहाँ पर बिल्कुल आप कर लीजिएगा भरत मुनि, किसको, भरत मुनि को कर लीजिए। अब इसका जवाब आप दीजिएगा, है ना। तो निश्चित रूप से आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। भरत मुनि नहीं है बल्कि भामा है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। शब्दार्थों सहित तो मामा शब्दार्थ सहित का आप करते हैं कौन, मामा करते हैं। तद नहीं ममदोष, तद्दोषो ममदो वाक्यम विश्वम, रमणी जगन्नाथ, ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप इन्हें बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिए, स्टार लगाइए, और अपनी नोटबुक में इसको दर्ज कर लीजिएगा। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाने योग्य है ना, एक आपके लक्षण है। प्रश्न संख्या 118 है कि संप्रदाय के विषय में असंगत हैं, यानी कि जो संप्रदाय और उसके प्रवर्तक असंगत हैं। तो यहाँ से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इस प्रश्नोत्तरी को बिल्कुल इस तरह से तैयार किया गया है कि एक प्रश्न के माध्यम से ढेर सारे जो प्रश्न हैं उसको आप कंठस्थ कर सकें, है ना। विकल्प ए करें कि अलंकार संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो भामा है, विकल्प बी रस संप्रदाय के आचार्य भरत मुनि है, विकल्प सी ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन है, वक्रोक्त के संप्रदाय के जो है ना आचार्य हैं वो वामन है। तो कह रहे कौन एक असंगत है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लॉक किया जाए। वक्रोक्त संप्रदाय के बात करते हैं तो कुंतक हैं, आचार्य कुंतक, ध्यान में रखिएगा। अगर किसी के ऊपर वजन ज़्यादा रख दोगे ना तो कुंतक हो जाएगा, कुंत हो जाएगा, टूणा हो जाएगा। वामन का तो वामन की रीति है, ध्यान में रखिएगा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। बाकी अलंकार आप देख रहे हैं भामा का बिल्कुल सही है, रस भरत मुनि का बिल्कुल सही है, ध्वनि आनंद वर्धन का ये भी सही है। तो प्रश्न संख्या 118 का विकल्प डी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 है कि श्रृंगारस का स्थायी भाव है। अब श्रृंगारस का स्थायी भाव क्या है, विकल्प करें शोक है, विकल्प बी रति, विकल्प सी विस्मय है, या फिर विकल्प डी उत्साह है। तो प्रश्न संख्या 119 का जवाब आपको देना है श्रृंगारस, और बिल्कुल आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, रति इज राइट आंसर, है ना। जो श्रृंगारस है, श्रृंगारस का स्थायी भाव रति होता है। शोक की बात करते हैं तो शोक तो अस्थायी भाव है किसका, क्रोधस का है। विस्मय बिल्कुल आप देख पा रहे हैं, विस्मय अद्भुत रस का अस्थायी भाव है, और उत्साह भी रस का अस्थायी भाव है। तो जितने रस हैं उन सभी रसों के अस्थायी भाव को बिल्कुल आप कंठस्थ कर लीजिएगा। छोटा सा प्रश्न होता है, प्यारा सा प्रश्न होता है, लेकिन अगर ये गलत हो गया तो निश्चित रूप से है ना चयन के लिए लोहे लोने पड़ सकते हैं। तो इसलिए ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल आप कंठस्थ किए रहिए। प्रश्न 120 है कि निम्न में कौन सा वाणिक छंद है। विकल्प ये करें कि दोहा, विकल्प बी चौपाई, विकल्प सी सवैया, या फिर विकल्प डी रोला। प्यारा सा प्रश्न, आसान सा है ना। आप सबको जवाब देना है कि कौन एक वाणिक छंद है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए,
सवैया इज राइट आंसर, है ना। निश्चित रूप से जो सवैया संध है ना, इसमें 22 से लेकर के 26 से इसमें वर्ण होते हैं, है ना। बात करें दोहा, चौपाई और उला, ये तो बिल्कुल मात्रिक है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 120 के विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। आगे प्रश्न संख्या 121 है कि बिन पग चले सुनय बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए कह रहे हैं असंगति, विकल्प बी श्रेष्ठ अलंकार, विकल्प सी विभावना, या फिर विकल्प डी विशुद्ध शक्ति। तो प्रश्न संख्या 121 का जवाब आपको देना है। और आप सब भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, विभावना इज राइट आंसर, है ना। अब विभावना का मतलब होता है बिना हेतु कार्य उत्पत्ति, बिना हेतु के बिना कारण के अगर कोई कार्य उत्पन्न हो रहा है, कोई कार्य हो रहा हो, तो वहाँ पे विभावना अलंकार होता है कि बिना पग चलता है, बिना कान के सुनता है, बिना करके कर्म कर रहा है हाथ के, तो ये ध्यान में रखिएगा, बिनो, है ना, विभावना इज राइट आंसर, है ना। और एक देख रहे हैं विकल्प डी विश्व शक्ति, सत्य हेतु फला हुआ है, जहाँ पे कारण हो और कार्य ना हो, कि जल बीच मीन रहे प्यासी मोहि सुन सुन आवे यहाँ से, तो जल के बीच में मछली रह कर प्यासी मर जाए ना, तो विश्व शक्ति अलंकार होगा। तो फिलहाल प्रश्न संख्या 121 का विकल्प सी विभावना इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 122 है कि है आमा निशा उगलता गगन घन अंधकार में कौन सा अलंकार है। विकल्प ए कह रहे कि मानवीयकरण अलंकार, विकल्प बी उत्प्रेक्षा, विकल्प सी उपमा, या फिर विकल्प डी यमक अलंकार। तो प्रश्न संख्या 122 का जवाब आपको देना है और सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प ए को लाग किया जाए, मानवीयकरण अलंकार इज राइट आंसर, है ना। देखिए आमा निशा उगलता है, अब उगलता है गगन घन अंधकार, उगलना, थूकना, बात करना, बोलना, सजना, सवरना, तो बिल्कुल ये तो मानव का है। और जब किसी प्राकृतिक वस्तु या निर्जीव वस्तु में, है ना, मानव के क्रियाकलाप का आरोप किया जाए तो निश्चित रूप से उसमें मानवीयकरण अलंकार होता है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 122 का विकल्प ए को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। प्रश्न संख्या 123 है कि एनंग विकार है सूत्र किस विभक्ति का है। विकल्प ए कह रहे हैं कि प्रथमा व्यक्ति का है, विकल्प बी द्वितीया, विकल्प सी तृतीया, या फिर विकल्प डी चतुर्थी। तो प्रश्न संख्या 123 का जवाब आपको देना है और आप सबका जवाब भी आ गया कि सिर्फ विकल्प सी को लाग किया जाए, तृतीया इज राइट आंसर, है ना। एनंग विकार है जो सूत्र होता है ना, वो तृतीया होता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 124 है कि बालक उद्यान में विचरण करता है ना, इसका संस्कृत अनुवाद होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि सह बालकाः उद्यानात् विहरत, विकल्प बी सह बालका उद्याने विहरत, विकल्प सी है सा बालकाः उद्याने विहरत, या फिर विकल्प डी है सह बालकः उद्याने विहरत। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 124 का जवाब आपको देना है कि कौन सा एक शुद्ध है, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प डी को लाग किया जाए, सह बालकः उद्याने विहरत इज राइट आंसर, ठीक है ना। अब आगे प्रश्न संख्या 125 है कि निम्न में द्विगु समास का उदाहरण है। अब विकल्प ये कह रहे हैं कि राजा रानी में द्विगु समास है, विकल्प बी पीताम्बर में है, विकल्प सी त्रिभुवन में है, या फिर विकल्प डी भूदेव में है। तो प्रश्न संख्या 125 का जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और आज की इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है, तो आप सबको जवाब देना चाहिए। निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि जितने भाई बहन बिल्कुल देख रहे हैं सभी भाई बहन इस प्रश्न का जवाब दें, और आप सबका जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, त्रिभुवन इज राइट आंसर, है ना। देखिए त्रिभुवन की बात करते हैं तो इसमें बहुब्रीहि समास भी है, लेकिन विकल्प में चूंकि बहुब्रीहि समास नहीं है, पूछा गया है द्विगु समास, तो इन अगर 4 विकल्पों को देखेंगे तो त्रिभुवन में ही द्विगु समास है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। त्रिभुवन में द्विगु समास है, ध्यान में रखिएगा। भूदेव, भू का देव, भू का सुर, कौन है, ब्राह्मण है, ध्यान में रखिएगा। पीताम्बर, पीतम्बर सस है, कर्मधारय समास। राजा और रानी, राजा रानी, राजा और रानी, ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। और मित्रों, आप सब सुबह से लेकर के बिल्कुल अंत तक आज के इस वीडियो में जुड़े रहे, बने रहे, इसके लिए आप सबको कोटि कोटि धन्यवाद, ढेर सारा आभार। और बिल्कुल ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका जो ये परिश्रम है आप सबको सफल बनाए और आप सबकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूरी हों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना। आगे प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे आपको टॉपिक वार प्रश्नोत्तरी मिलेगी, और प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे आप सभी को टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित 125 प्रश्नोत्तरी इसी तरह से मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।